तो चलिए, पिछली जो क्लास थी उसके अंदर में मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात कर ली थी और उससे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मैंने दिए थे, एक दो हमने वहाँ पे प्रैक्टिस भी किए थे। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमारे पास में आती है ये हमारे न्यूमेरिकल्स की अप्रोच को बहुत आसान बना देती है। इसका मेथड आपने पिछली क्लास के अंदर में देखा भी था। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको जब प्रोवाइड किया था कि किसी भी ब्लॉक को मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ जस्ट, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने सिंपल उसकी एनर्जी कंजर्वे जो वर्क एनर्जी थ्योरम थी उसका लगाया और डायरेक्टली वहां पे बताया कि v जो रहेगा दैट इज √2gh। ये कैलकुलेशन आपने कर ली। ये कैलकुलेशन करने के लिए आपने कुछ चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। अब वो क्या थी कि आपको दो चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किन फोर्सेस की डिफाइन होती है। बिल्कुल सही, इनकी जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनकी ये पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं। ठीक है भाई। अब कौन कौन सी हमारे सिलेबस के अंदर में, मतलब अभी जो हमें पढ़ना है उसके अंदर में, तो यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ता है सबसे पहले एक स्प्रिंग फोर्स पढ़नी पड़ती है और दूसरा रहता है ग्रेविटेशन। तो दो फोर्सेस को हमें यहाँ से डील करना होता है। और स्प्रिंग फोर्स जो होती है इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दो मेथड होते हैं, या तो मैं एक इंटीग्रेशन के थ्रू उसको सोल्व करूं या फिर दूसरा हम डायरेक्टली उसका मेथड यूज कर लेते हैं, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वेयर। और ये एक्स कहाँ से लिया जाता है, उसकी नेचुरल लेंथ से लिया जाता है। मान लो ये कोई भी मेरे पास में एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ मान लो यहाँ से है, तो ये जितना भी एलोंगेशन हुआ या फिर जितना भी कंप्रेशन हुआ उसको हम एक्स डिसाइड करते हैं। तो किसी भी स्प्रिंग के आगे से ध्यान रखेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करेंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी का खेल रहेगा। और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्प्रिंग की हमें हाफ के एक्स स्क्वायर से डिफाइन करनी होती है। और ग्रेविटेशन के अंदर में हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज करते हैं mgh। और जब हमने न्यूमेरिकल्स किए थे तो वहां पर मैंने आपको बताया कि ये हम m को भी वेरी कर सकते हैं और h को भी वेरी कर सकते हैं। और दोनों के बेसिस के ऊपर में बहुत बेहतरीन लेवल के न्यूमेरिकल्स हम डिजाइन करते हैं। अब ये एच से कैसे हम रिलेशन दिखाएंगे। अब एक सिंपल चीज है, मान लो मैंने एक ब्लॉक था उसको इस पोजीशन से उठाया और मैं इतनी दूरी पर इतनी ऊंचाई पर ले गया, मान लो एच हाइट पर, तो आपने सीधा कहा भाई इसकी एनर्जी के अंदर में चेंज आया और हमने एम जी एच उसकी डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से एक की पॉइंट यहाँ पर नोट करवाना चाहूँ तो आप समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस ब्लॉक को मैंने यहाँ से इस पोजिशन से मूव करवाना शुरू किया। सिंपल ब्लॉक है, कंजर्वेटिव फोर्स मेरे पास में दो हैं, एक स्प्रिंग है और एक ग्रेविटेशन है। जो हमें यहाँ पे पढ़ना है एक इलेक्ट्रोस्टैट और होती है जिसको हम बाद में डील करेंगे। अब ये पोजीशन जो है इसमें कोई स्प्रिंग तो यूज हो नहीं रही है। अब स्प्रिंग नहीं है तो कंफर्म है कि वहां पे कौन सा पोटेंशियल होगा, उसके पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। ये सोच आपके अंदर में डेवलप होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सा पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो सकता है ऑब्जेक्ट के अंदर में। तभी आप इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करवा दिया और इस पोजिशन पर लेके चला गया मैं। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी दोनों में कितना डिफरेंस है। लेट अस सपोज कि जब ये मैंने इस ग्राउंड से मैंने कंसिडर किया तो इसी को रेफरेंस लेवल मान लेता हूं जो ग्राउंड लेवल था, तो यहाँ पे आपने कहा जी 0 जूल है और यहाँ से भी कहा 0 जूल है। क्यों कह पाए आप, क्योंकि आपने कहा कि रेफरेंस लेवल से जो एच है वो यहाँ पर आपका जीरो है। क्या बॉडी का मास जीरो नहीं है, क्या जी मेरे पास में जीरो नहीं है, एच यहाँ पर जीरो है। तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी हम ग्रेविटेशन के अंदर में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं उसके किस वैल्यू पर डिपेंड करती है, उसके रेफरेंस लेवल पर डिपेंड करती है। और रेफरेंस लेवल से कौन हमारा चेंज होता है, एच हमारा वेरी करता है। तो ये जो अप्रोच है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले ये देखना होता है कि उसके अंदर में कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। ठीक है भाई, पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया कि कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो इन दोनों में से कौन सी है, स्प्रिंग फोर्स है या फिर ग्रेविटेशन है। मान लो कि आपके पास में केवल स्प्रिंग आई, जैसे इस केस के अंदर मैं बात करूं कि एक ओरिजेंटल सरफेस था, यहाँ पे मैंने स्प्रिंग लगा रखी है और एक ब्लॉक को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये स्प्रिंग एलोंगेट करूं या फिर इसको मैं कंप्रेस करूं तो आपको समझ में आ रहा है कि ये रेफरेंस लेवल अगर मान लेता हूं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं हो रहा है, खाली इसका स्प्रिंग फोर्स के कारण में इसका पोटेंशियल आ रहा है। ठीक है भाई। अब हो सकता है कि मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट थी यहाँ पर हमने इस लेवल से ऊपर की तरफ में उठाया तो उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी आई किसकी वजह से, ग्रेविटेशन के कारण। अब कई केसेस ऐसे भी आ सकते हैं, मान लो यहाँ पर मेरे पास ये स्प्रिंग है और यहाँ पर एक ब्लॉक मैंने रख दिया एम मास का। अब ये स्प्रिंग कंप्रेस भी हो सकती है और एलोंगेट भी, हम ऊपर की तरफ में भी खींच सकते हैं इसको। तो यहाँ पर दोनों चीजें कंफर्म हो गई हैं कि इसके अंदर में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आप लोगों को मिलने वाली है। तो ये सोच आपको डेवलप करते हुए आगे क्वेश्चंस की तरफ में अप्रोच करना है। ये मैंने वो बताए जो आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं थ्रू आउट द न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और नोट करो आप लोग कि मान लो एक
इंक्लाइंड प्लेन में बार बार आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, तो इंक्लाइंड प्लेन के अंदर में कैसे हमें वेरिएशन करनी होती है। तो एक ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर है जिसका मास है m, कुछ भी हमने मास मान लिया, और थोड़ी देर के बाद में स्लाइड करके इस पोजीशन पर आ जाती है, ये इस पोजीशन पर आ गई है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मेरी जो वर्टिकल डिस्टेंस है, क्योंकि जो हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैं कोई भी इसके अंदर में पाथ यूज कर सकता हूँ, पाथ के ऊपर में डिपेंड नहीं करती है। तो हम शॉर्टेस्ट पाथ इसका देखें तो जिस तरह से ये मैंने एक वर्टिकल लाइन बना दी है, एक स्ट्रेट लाइन बना दी है, या फिर मैं कहूँ कि एक डिस्प्लेसमेंट मैंने उसके अंदर में ले लिया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आया यहाँ से ग्राउंड सरफेस से इतना आया, और इस पोजिशन पर इसका ये था। अब बॉडी ने मूव कैसे किया है, ध्यान से सुनना इसकी पॉइंट को। बॉडी ने मूव किया है इस सरफेस के अलोंग, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में एक चेंज आया होगा। अब वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज आएगा कैसे, क्या बॉडी का मास चेंज हुआ, नहीं हुआ। यहां पर भी एम ही मास है, एम जी एच, मास भी मेरे पास में सेम है, जी भी मेरे पास में सेम है। चेंज क्या हो रहा है, उसका एच चेंज हो रहा है, तो कंफर्म है उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इस बॉडी के अंदर में कहीं इतना चेंज तो नहीं आया जितना यहां पर देखो मैं दिखा रहा हूं आप लोग को, जो यहाँ स्काई ब्लू कलर से आप लोग को दिखाया जा रहा है, तो इतना उसके अंदर में चेंज आया, यानी कि एच हाइट का उसके अंदर में चेंज आया। तो एच हाइट का चेंज आया है तो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर में डेवलप हो गई होगी या फिर कम हो गई होगी। अगर मैं यहां से ऊपर की तरफ में लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, कौन से सरफेस पे, इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब भी इंक्लाइंड सरफेस के क्वेश्चन आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में तो घबरा जाते हैं और वही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ इसी तरह से डील करना है कि ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, पहले यहां पर था, तो ये डिस्टेंस के अंदर में कितना चेंज आया। इसको नो डाउट हम कुछ न्यूमेरिक थीटा वगैरह के साथ में कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यूज आप लोग को एग्जाम के अंदर में गिवन होगी। लेकिन ये डेवलप करना दिमाग के अंदर में कि इंक्लाइन प्लेन से घबराना नहीं है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है, इस हाइट की वजह से चेंज होती है। अगर मैं इस हाइट को निकाल पाऊं कि कितनी एनर्जी उसकी चेंज हुई है या कितनी एनर्जी डेवलप हुई है, तो मैं आराम से उसकी कैलकुलेशन इजिली कर पाऊंगा। तो समझने की आप शुरुआत कर चुके होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी आए, स्प्रिंग फोर्स या फिर ग्रेविटेशन दोनों एक साथ मिल भी सकते हैं, या फिर इकट्ठे ना मिलके वो अकेले अकेले भी हमें मिल सकते हैं। और दूसरा ये हमने इंक्लाइंड प्लेन को लेकर भी यहाँ पर समझने की कोशिश करी। चलिए अब एक बहुत बेहतरीन लेवल का न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा और उसके ऊपर में हम बात करेंगे इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर। मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने एक सरफेस लिया हुआ है, दिस इज ए रिजिड सरफेस, यानी कि यहाँ पर ये ग्राउंड सरफेस हो गया है, और एक स्प्रिंग यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दी है। एक स्प्रिंग हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और स्प्रिंग कनेक्ट मतलब इसकी नेचुरल लेंथ यहाँ पर है, दिस इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। मैंने इसको कंप्रेस किया है, एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक है जिसका मास मैं देता हूँ आपको 1 kg। सेंटर मास हम सारी कैलकुलेशन इसकी कंसिडर करते हैं, तो ये सेंटर मास इसकी जो कैलकुलेशन है, यानी कि इसने क्या कर रखा है, इसको कंप्रेस कर रखा है। ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, ये जो डिस्टेंस है आपको प्रोवाइडेड है कि ये 2 मीटर, हमने उसको कंप्रेस किया हुआ स्प्रिंग को। अच्छा जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को जब मैं इस ब्लॉक को वहां से छोड़ देता हूँ, उसके साथ में अटैच नहीं किया मैंने, मैंने क्या किया, मान लो ये स्प्रिंग है, मैंने इसको कंप्रेस किया, यहाँ से ब्लॉक के ऊपर में मैंने लगाया ऐसे, और स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गई है। जैसे ही मैं इस ब्लॉक को अपना हाथ हटाता हूँ यहाँ से, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये स्प्रिंग इसके ऊपर में एक फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगाकर इसको पीछे की तरफ में धकेलने की कोशिश करेगी। जैसे ही ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर रह जाएगी, पहुंचेगी वहां पर, तो ये रुक जाएगी। थोड़ा बहुत नो डाउट वाइब्रेशन उसके अंदर में होगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं अभी। ये अपनी नेचुरल लेंथ पर रुकेगी, लेकिन ये ब्लॉक इसके साथ में चिपका नहीं है, ये यहाँ से दूर जाता जाएगा। अब दूर जाता जाएगा तो हमें कुछ कंडीशन उसकी मैं अगर यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उस ब्लॉक की क्या हो गई है, जीरो हो गई है। अब यही पूछा गया है कि ये जो पोजीशन है, यानी इसकी नेचुरल जो पोजीशन थी, यहां से ये दूरी कितनी होगी। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। एक टाइम के बाद में जब स्प्रिंग ने आपने दबाया और छोड़ दिया, तो ये तो कॉमन सेंस है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर में भी आप देखें तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, तो वो जो वेलोसिटी उस पॉइंट पर जीरो हो जाए, यानी कि वो रेस्ट पर आ जाए, तो इस नेचुरल लेंथ से उसकी कितनी दूरी होगी। सिंपल हमारा पोटेंशियल एनर्जीज का क्वेश्चन है ये। आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके सोल्व भी कर सकते हैं, और नहीं कर पा रहे तो मैं इसका एक अप्रोच आपको सिखाता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। देखो पहली चीज तो ये कि मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है ना यहाँ पर, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि अगर मेरे पास में फ्रिक्शन लेस सरफेस है
तो वो ऑब्जेक्ट तो हमेशा मूव करता हुआ जाएगा ना। स्मूथ सरफेस मैंने दे दिया, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो क्या पता कब जाकर वो रुके, इन्फिनिटी टाइम पर जाकर रुक सकती है। तो मुझे इसका एक चीज और डिफाइन करना चाहिए था, दैट इज म्यू, यानी कि ये सरफेस जो है वो एक फ्रिक्शनल सरफेस आपको प्रोवाइड करना चाहिए था। ये जितना भी सरफेस है वो फ्रिक्शनल सरफेस आपको मैंने प्रोवाइड किया, और इसकी वैल्यू मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको 0.5। ये थ्रू आउट यहाँ से लेके जितना जहां तक भी जाएगी, जहां तक इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, पूरा सरफेस मैंने क्या दिया है, एक फ्रिक्शनल सरफेस दिया है जिसका म्यू आपको 0.5 प्रोवाइड किया। तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है x, ठीक है। अब ध्यान दो आप अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर में, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, अभी सोच डेवलप करो, अभी पेन ड्रॉप कर दो, समझने की कोशिश करो आप लोग कि मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, यानी कि यहां से मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो मैंने कोई ना कोई वर्क डन किया है, और वर्क डन किया है तो ये स्प्रिंग क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है। और जब भी स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो कंफर्म है कि वहां पर कौन सी एनर्जी डेवलप होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर में डेवलप हो जाएगी। ठीक है भाई, एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी से आपने दो चीज बताई थी, या तो आपके पास में स्प्रिंग हो, पहले क्वेश्चन से आपको सिर्फ अप्रोच सिखा रहा हूं मैं, आगे तो आप देखना चुटकियों में उड़ाना शुरू कर देंगे इन क्वेश्चंस को। ये स्प्रिंग मुझे पता लगी। दूसरा भाई, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पर डेवलप हो सकती है, मुझे नहीं पता हुई है या नहीं हुई है, लेकिन मुझे आपने दो चीज बताई कि एक स्प्रिंग है और एक ग्रेविटेशन है, ठीक है। स्प्रिंग का खेल देख लेते हैं, तो यहां से आपको समझ में आता है कि स्प्रिंग ने एक जैसे कंप्रेस किया तो उसके अंदर में एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, क्योंकि हमने वर्क डन किया उसके ऊपर में, और इसकी वैल्यू आप लोग प्रोवाइड करते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर से। ठीक है भाई, ये x की यानी एक्स स्क्वायर जो भी नेचुरल लेंथ से जितना कंप्रेस किया, इसके साथ में मत करना, इसको x1 मान लेते हैं, चलो इसको। तो मैंने x1 आप लोगों से पूछा है कि कितनी दूरी पर है वो, तो ये वैल्यू आपको पता है कि दो मैंने कंप्रेस किया, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो आपको इतना समझ में आता है कि ये ब्लॉक इनिशियल कंडीशन पर यहां पर था, फाइनल कंडीशन पर भी इसी रेफरेंस लेवल पर है। अगर मैं इस लेवल को रेफरेंस लेवल मान लेता हूं तो इसके रेफरेंस लेवल पर है, और रेफरेंस लेवल पर होने के कारण में इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जितना यहां पर एनर्जी थी उतनी ही इसके पास में एनर्जी यहां पर होगी, क्योंकि मैंने इसकी एच को चेंज नहीं किया है। एम जी एच यही तो होता है ना ग्रेविटेशन के अंदर में, मास वही है, जी वही है, मैंने एच को ही चेंज नहीं किया, उसी रेफरेंस लेवल पर मैंने रखा है, तो कोई भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं आएगी, यानी कि इसको मैंने मान लिया जीरो। ठीक है, अब ध्यान दो अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर में, जो हमें ये कहती है कि हमें यहां पर समझ में आता है कि केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, पहली चीज वो यहां पे हमने डिफाइन कर दी। लेकिन एक जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव भी हमने यहां पर डाल दी है, और नॉन कंजर्वेटिव डालने से यहां पर क्या हो गया कि एक फोर्स आ गई है नॉन कंजर्वेटिव, और वो कौन सी फोर्स है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। कैसे पता लगा मुझे, यहां पर जो म्यू आपको प्रोवाइड कर दिया ना, इसकी वजह से ये फोर्स जो है वो क्या बन गई है, कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी यहां पर एक्शन में आ गई है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं भैया आप लोग, इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको तरीका है म्यू इंटू में एन, ये आपका क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और जो हम डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर में करवाते हैं उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपकी फोर्स आ गई है। तो म्यू की वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइडेड है 0.5। अब नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगेगा कहां, जब ये ऑब्जेक्ट इस साइड में मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो आपको पता है कि ये फोर्स हमेशा इसको क्या करेगी, अपोज करने की कोशिश करेगी, पीछे की साइड में खींचने की कोशिश करेगी। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट पीछे की साइड में खींच रही है, यानी कि नेगेटिव वर्क होगा, किसके द्वारा, उस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। ब्लॉक इस साइड में जा रहा है, नो डाउट उसके ऊपर में फोर्स जरूर लग रही है, किसके द्वारा, जो उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी थी स्प्रिंग में, उसने एक धक्का दिया, लेकिन ये सरफेस उसको पीछे की साइड में खींचना चाहेगा, और पीछे की साइड में खींचना चाह रहा है, तो आपके फोर्स पीछे की साइड में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में हो रहा है, तो वहां पर होता है नेगेटिव वर्क डाउन, जो वर्क डन होगा उसका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो 0.5 आ गया आपका म्यू, एन क्यों हम क्या लिख सकते हैं, जो एम जी के बराबर में होगा, जो नॉर्मल फोर्स लगेगी इसकी, दैट इज एन। तो यहां से आपके पास में आया 1 इंटू में 10, तो ये वैल्यू बनी आपके पास में 5, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो यहाँ पर 5 न्यूटन लग रही है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का तो होता नहीं है, तो हमें बेसिक हमारे वर्क डन वाले फॉर्मूले पर जाना होता है, जो कि हमने दिया क्या, हमारे पास में होगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, जो डी एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डायरेक्टली आप लिखना चाहें तो एफ डी एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फोर्स जो लग रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि पीछे की डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ पर आया माइनस, कितना लगा 5,
और ये कहां तक लग रही है, ये मैंने पूरा सरफेस आपको प्रोवाइड किया है, तो यहां से लेकर यानी कि इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक जहां तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए वहां तक हम इसकी कैलकुलेट करें, ये भी हम सेंटर से मेजर करते हैं। तो ये मैं मान रखा है x1 है, तो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी 2 प्लस में x1। देखो दो तो यहां से यहां तक इसकी नेचुरल लेंथ तक आएगा, फिर ये x तक आगे तक मूव करता जाएगा, x1 माना है ना, इसको x1 मान लेते हैं। तो ये x1 तक आगे तक मूव करेगा और वहां तक इसके ऊपर में फोर्स लग रही होगी, किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा। तो हमें समझ में आ गया कि भाई ठीक है, हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस थी तो उनका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता था, स्प्रिंग वाला हाफ के एक्स स्क्वायर और ग्रेविटेशन वाला mgh, उनको हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव का हम डायरेक्टली फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है इस वर्क डन वाले फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि फोर्स जो है वो उसके ऊपर में अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड माइनस हेयर एंड 5 इनटू में 2 प्लस में x1। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई है। अच्छा, इसमें सर आपने कहां पर हमारे लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर लिया, अब आएगा वर्क एनर्जी का खेल। तो वहां आपको समझाया गया था कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस में वर्क डन बाय जो हमारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स है, कौन सा फोर्स और बताया था मैंने आपको यहाँ पर, जो हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्स है, प्लस में वर्क डन बाय शूडो फोर्स है, और इस साइड में आपके लिए लिखा गया था वर्क डन बाय जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो, प्लस में जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, उस पूरे सिस्टम की। तो क्या यहां पर मेरे पास में एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं है, कैंसिल आउट हो गया। क्या यहाँ पर कोई शूडो फोर्स लग रही है, नहीं लग रही है, क्योंकि हमारे लिए पूरा फ्रेम जो है वो इनर्शियल है, हम मान लेते हैं ग्राउंड फ्रेम से मैं इसको चेक कर रहा हूँ, किसी एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये सारे कैंसिल हो गए। और वहां ये भी बताया था कि हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं उनको हमेशा राइट साइड में ले जाने की कोशिश करो, ये एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग को ध्यान रखनी, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बिल्कुल है, कौन सी है ये, यहाँ पर है मेरे पास में फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो चुकी हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना आया, -5 इंटू में 2 प्लस x1, यही तो आ रहा था, यही आ रहा है ना, -2 प्लस में x1। और कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां से आपको समझ में आता है, इसको हम एक फॉर्मूला इसका और भी मैंने आप लोगों को डिजाइन करवाया था कि जब भी इस तरह की फॉर्मेशन होती है तो वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहां से एक कैलकुलेशन आपने करी थी के फाइनल प्लस में यू फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस यू इनिशियल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब ये इनिशियल कौन सा मतलब होता है, क्या मतलब होता है इनिशियल वाला सिस्टम से, देखो जब सिस्टम आपको दिया गया, पहली सिचुएशन को समझो, पहली सिचुएशन में मैंने दिया था कि इसको मैंने कंप्रेस करके रखा हुआ है, तो क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट हमें बता रही है उसकी इनिशियल कंडीशंस के बारे में। तो इनिशियल कंडीशन से मुझे पता लगा कि मेरे पास में कंजर्वेटिव फोर्स दो हैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये दोनों फोर्सेस की है, चाहे मेरे पास में ग्रेविटेशन की बात करूं या फिर आपके जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी वजह से आ रही हो, तो उन सबका सम अप हमें देखना होता है। तो यहाँ हमारे पास में काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो फाइनल जो है दो की वजह से हो सकती है, एक स्प्रिंग की वजह से हो सकती है और दूसरा हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी की जो ग्रेविटेशन के कारण में ये एनर्जी हमारे पास में डेवलप हो सकती है। तो दूसरा यहाँ पर इनिशियल आपकी स्प्रिंग की वजह से और ग्रेविटेशन, ये भी स्प्रिंग और ग्रेविटेशन, स्प्रिंग और ग्रेविटेशन दोनों की वजह से हमारे पास में आ सकती है। ग्रेविटेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने ब्रोक को ड्रॉप किया है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर थी वो उसकी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर में, काइनेटिक एनर्जी के अंदर में, लेकिन दोनों का सम जो रहता है वो टोटल रहता है, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि सारी चीजें मैं जो स्टेप्स आप लोग को यूज करने होते हैं वो समझा रहा हूँ, इसलिए पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर सुनते चलो, राइट करने का कुछ नहीं इसके अंदर में, ये अगर मैं करना चाहूं तो एक लाइन का क्वेश्चन है ये, लेकिन वो तब है जब आपके अंदर में वो सोच डेवलप हो जाए कि मैंने क्या क्या यूज किया है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये आपने यहां से सोल्व किया -10 प्लस में -5x1, ठीक है भाई। अब मैं देखता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है वो किसकी वजह से आ रही है, तो ब्लॉक के अंदर में फाइनली इसको क्या हो जाना है, जीरो पर पहुंच जाना है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई है, क्योंकि स्प्रिंग की वजह से उसके अंदर में एक डेवलप हो रही है, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की क्या हो गई है, जीरो हो गई है, ठीक है भाई। फाइनल इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या ब्लॉक के साथ में कोई स्प्रिंग अटैच है, नहीं है, तो उसकी वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, जीरो हो गई है। क्या इसके अंदर में ग्रेविटेशन के कारण में कोई चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी का,
भाई वो रेफरेंस लेवल पर ही है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में उसका चेंज नहीं आया। ये मैं जीरो जीरो अलग अलग अभी लिख रहा हूँ, बाद में मैं सिंपल मेरे को जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी मैं सिंपल उसको कैलकुलेट करूंगा। मैं चाहूँ तो इन दोनों को मिला के जीरो लिख दूं, इन दोनों को मिलाकर जीरो लिख दूं। ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और ये मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट को आपने यहां पर कंप्रेस रखा था तो तब इसके अंदर में वेलोसिटी कितनी थी? बिल्कुल सही, जीरो वेलोसिटी थी। इनिशियल कंडीशन जब सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया गया, छोड़ा नहीं उसने अभी तक, वहां पर वेलोसिटी मेरे पास में जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो हो गई है, काइनेटिक एनर्जी वहां पर जीरो। स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल के कारण में तो रेफरेंस लेवल पे तो कोई इसके अंदर में चेंज नहीं आएगा, तो ये भी मेरे पास क्या होगी? ये काइनेटिक एनर्जी हो गई है। माइनस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के कारण में कितनी आ रही है? बिल्कुल सही समझे होंगे कि स्प्रिंग की वजह से हाफ के एक्स स्क्वायर आ रही है, और कितना मैंने उसको कंप्रेस किया हुआ है, हाफ के कितनी वैल्यू है? के मैंने नहीं दिया था आपको, के नोट कर लो भाई, इसकी वैल्यू जो थी ना स्प्रिंग की, एक कोफिशिएंट होता है 50 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग टू स्प्रिंग वेरी करेगा, इस क्वेश्चन के अंदर 50 आपको प्रोवाइड है। तो यहाँ पर आपने लिखा 50 और गुना में एक्स स्क्वायर, कितना कंप्रेस किया था? 2 कंप्रेस किया था, तो 2 का स्क्वायर आपके पास में 4 आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, जो भी आपके पास में एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर आ जाएगा आपके पास में। इसको सोल्व करके देख लेना, यही आंसर का आंसर आ जाएगा। तो एक्स वन की वैल्यू कितनी आ गई है? 8 मीटर आ गई है। तो आपसे पूछा क्या गया था कि नेचुरल लेंथ से ये कितनी दूर जाकर रुकेगा? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको सिर्फ इतने इसके अंदर में सोचना था कि भाई अब देखो एक लाइन के अंदर में कैसे आप इसको सोल्व कर पाते। यहाँ पे कर दें इसको, थोड़ा सा यूज कर लेते हैं इसको, एक लाइन के अंदर में कैसे सोल्व करते। मेरे को समझ में आता है कि भाई हमारी जो इनिशियल एनर्जी होती है फाइनल इक्वल टू एनर्जी ऑफ इनिशियल होती है, अगर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हमें प्रोवाइडेड हो। लेकिन यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो मुझे एक तरीका पता है कि नॉन कंजर्वेटिव को और बाकी जितनी फोर्सेस है सबको लेफ्ट में लिखना है, और कंजर्वेटिव है उन सबको मुझे राइट में लिखना है। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव कौन सी थी? खाली मुझे पता लगा कि अच्छा पोटेंशियल मेरे को फ्रिक्शनल दे रखा है, तो फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि ये वर्क डन जो आएगा 2 प्लस में एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, और बाकी को फोर्स है नहीं, तो मैं अब कंजर्वेटिव पे आ जाता हूँ। तो कंजर्वेटिव मुझे समझ में आया कि ग्रेविटेशन के कारण में यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ स्प्रिंग का इफेक्ट आ रहा है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो इस काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास में के फाइनल माइनस में यू इनिशियल वो सारा कुछ होता है, वो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं इस फॉर्मूले को। ये यू फाइनल माइनस में के इनिशियल माइनस में यू इनिशियल वाला। तो काइनेटिक फाइनल मेरे पास में जीरो समझ में आती है क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई है। इनिशियली उसके अंदर में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर फाइनली उसके अंदर में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो जीरो हो गया। माइनस में के इनिशियल हमें समझ में आता है कि उसके अंदर में वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, तो जीरो हो गया। इनिशियल उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी जिसकी वैल्यू थी हाफ के एक्स स्क्वायर। बस एक लाइन का क्वेश्चन था। जिस क्वेश्चन को आप हर एक का वर्क डन निकाल कर सोल्व करते, उसको हमने एक लाइन के अंदर में सीमित रख दिया। और ये किसके कारण में कमाल हो पाया? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम थी, उसकी वजह से सारी चीजें हम इजी कर पाए। ठीक है भाई, क्या और क्वेश्चन करना चाहेंगे इसके ऊपर में? चलो थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं इसके अंदर। पिछला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफी अच्छे कंसेप्ट इसके अंदर में डेवलप कर सकते हैं हम, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर है ये, मैं कहूँ तो जो आपको वर्क एनर्जी पावर के अंदर में आप लोग देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। जब आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, चाहे ग्रेविटेशन आएगा, हमारा जो पूरा चैप्टर आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में भी हम इसकी बहुत कहानियां पढ़ेंगे। और अगला जो टॉपिक हमारे पास में पावर आएगा, उसके ऊपर में भी काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी टॉपिक्स है। वो बेसिकली वो सिर्फ एक ट्रेलर है यहाँ पर। उसका यूज़ हम ट्रांसमिशन के अंदर में करेंगे। एसी जो हमारे पास में ट्रांसमिशन होगा, एसी का जो चैप्टर आएगा, अल्टरनेटिंग करंट आएगा, उसके अंदर में देखेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस आती है। अभी तो सिर्फ आपको ये एक सोच डेवलप करनी कि एनर्जी है क्या और कैसे ये चेंज होती है। वो अगर आपको समझ में आ गई तो आपके न्यूमेरिकल्स सोल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। जो क्वेश्चन आप एक एनएलएम के थ्रू सोल्व करते हैं ना, जो पूरा बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस करके लंबी लंबी इक्वेशंस बना के आप सोल्व करते हैं, वो वर्क एनर्जी थ्योरम की वजह से केवल आप एक लाइन के अंदर में सोल्व करेंगे। देखना अभी जैसे आगे न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ट्विस्ट डालता हूँ और इंक्लाइंड प्लेन ले लेता हूँ इसमें। अब जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और थोड़ा सा आपका सोचने का दायरा और खोलेगा ये। देखो जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर में आपको जो प्रोवाइड है वो ये है कि एक मान लेते हैं इंक्लाइंड सरफेस है,
यहाँ पर एक इंक्लाइंड सरफेस है, दिस इज इंक्लाइंड सरफेस, और यहाँ से ये सरफेस मैंने माना है, यहाँ पर एक हमने स्प्रिंग लगा दी है। जस्ट आपके कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का, इसलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ इसको, ताकि आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिले आगे से एग्जाम के अंदर में तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाए। ठीक है भाई, ये हमने इसकी क्या मानी है, नेचुरल लेंथ पर है ये, यहाँ पर हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया है। नीचे एक सरफेस मैंने प्रोवाइड किया आप लोगों को यहाँ पर थ्रू आउट द सरफेस, ये जितना भी है इसको येलो से मैंने कर रखा है, ये एक फ्रिक्शनल सरफेस आपको प्रोवाइड किया गया है। अब फ्रिक्शनल समझ गए होंगे क्यों मैंने यूज किया है, क्योंकि हमें उसके अंदर में क्या डालना है, थोड़ा सा रोकना है, होल्ड करना है, ताकि वो ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स लगे और वो रुक जाए। और इसकी वैल्यू भी चलो म्यू इक्वल टू 0.5 आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, जिसकी के की वैल्यू है 50 न्यूटन पर मीटर, सेम वो जो हमने पिछला लिया था उसी की सेम वैल्यू मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी है। अब देखो क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर मान लेता हूँ मैंने एक ब्लॉक था उसको रखा हुआ है जिसका मास है 1 kg, 1 kg का ये ब्लॉक है, और ये हमारा फेवरेट एंगल दैट इज 37 डिग्री, और ये जो हाइट है ये फिक्स है भाई, ये जो ब्लॉक है ना ये फिक्स है, ये वेज जो रखा हुआ है, वरना ये पीछे धकेलता आ जाएगा, ये आप समझते होंगे एनएलएम के अंदर में समझा इस चीज को। ये जो डिस्टेंस है यानी कि ये जो हाइट है इनिशियली, जो ब्लॉक है पूरा उसकी हाइट है 2 मीटर, 2 मीटर। और ये जो सरफेस आपको प्रोवाइडेड है, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है वेज वाला क्वेश्चन, इसके अंदर में म्यू की वैल्यू आपको 0.2 प्रोवाइडेड है, यानी कि वो भी एक फ्रिक्शनल सरफेस है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ब्लॉक यहाँ से आएगा, नीचे की साइड में आएगा, नीचे से आके इस सरफेस पे आएगा, यहाँ एक और फ्रिक्शन को वो फोर्स को वो फील करेगा, यहाँ पर आएगा स्प्रिंग के साथ में टकराएगा, और स्प्रिंग के साथ में टकरा के इसको कंप्रेस करेगा। अब मैं वही जानना चाहता हूँ कि कितना कंप्रेस करेगा। तो आपको बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है ना सब इसके अंदर में डाल दिए मैंने, सारे के सारे, चाहे ग्रेविटेशन का हो, चाहे स्प्रिंग का हो, चाहे फ्रिक्शन का हो, सारे इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल के फॉर्म के अंदर में डाल दिए। सोल्व करो, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। अप्रोच वही ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी फोर्सेस मेरे पास में है, इनिशियल लेवल पर क्या वैल्यू है, फाइनल लेवल पर उनकी क्या वैल्यू है, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, ये आप इसको सोल्व करो। चलो वीडियो को पॉज करो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्या थोड़ा बहुत दिमाग लगा पा रहे हैं कि कौन कौन से फोर्सेज हैं इसके अंदर में? इतना भी लगा पाएंगे तो मोर देन सफिशिएंट है मेरे लिए, वो नए आइडियाज आपके अंदर में इजाद करने के लिए। कितने लोगों ने इंसेप्शन मूवी देखी है, जो पिछली क्लास के अंदर में मैंने बताया था कि एक बार जरूर मतलब गो थ्रू होना इस मूवी से, काफ़ी अच्छी मूवी है। दिमाग किस तरह से हमारा ट्रीट कर सकता है, कैसे हम उसके अंदर में अपने आइडियाज़ को इजाद कर सकते हैं, उससे लेकर थोड़ा सा इसके अंदर में था। चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किया है एक 1 kg का ब्लॉक है, तो कंफर्म है कि इसके ऊपर में क्या लग रहा होगा, यहीं पे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ भाई। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जो इसको नीचे की साइड में खींच रहा होगा, कितना होगा इसका वेट, mg होगा। और इस ब्लॉक को नीचे लाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, ये जो इसका वेट था इसका कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट रहेगा इस साइड में और दूसरा कंपोनेंट रहेगा हमारे पास में इस तरफ में। ठीक है, अब जो इस तरफ में जो कंपोनेंट आ रहा है इसकी वैल्यू आप जब करेंगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास में 6 आएगी। भाई हम काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं ना इन चीज़ों से, तो कैसे हमारे पास में आती है कि mg cos थीटा और mg sin थीटा, ये दो वैल्यूज रखते हैं, तो mg की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये मास 1 है और g की वैल्यू 10 है, तो 10 cos थीटा 37 यहाँ पर हमारे पास में एंगल गिवन है, तो cos 37 की वैल्यू कितनी आती है, 4/5 आती है, तो 5 2 कट गया और ये बचा मेरे पास में 8, यानी कि ये 8 वाला वैल्यू आ गई। और ये क्या होता है, mg sin थीटा होता है, ये थीटा यहाँ पर बनता है भाई इसके अंदर में ना, तो mg के साथ में जो थीटा वाली वैल्यू उसके साथ में cos थीटा आता है, और यहाँ पर हमारे पास में sin थीटा आता है। तो ये जो 6 न्यूटन फोर्स है ये इस ब्लॉक को नीचे की तरफ में खींच के लाना चाह रही होगी। पहला हमने क्या किया कि हमने उसके वेट को देखा इसके अंदर में कि ठीक है भाई वेट लग रहा है, थोड़ा हाइट पर है, तो हमें उसका वेट पता होना चाहिए और उस पर लगने वाले फोर्स जो इस ब्लॉक को मूव करवाएगा। तो ये कहानी हमने एनएलएम से सीखी थी, तो वो हमने mg sin थीटा रेस्पॉन्सिबल है इसको नीचे की तरफ में लाने के लिए, जिसकी वैल्यू हमने दे दी 6 न्यूटन। ठीक है, अब सोच डेवलप करो कि क्या मुझे इस 6 न्यूटन से मिल सकता है। दूसरा, यहां पर इसका जो फोर्स लगेगा जो इसका नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा, दिस इज 8 न्यूटन, तभी जो ब्लॉक यहां पर रुका हुआ है। ठीक है, ये 6 न्यूटन इसको नीचे की तरफ में खींच के ला रहा होगा, और जो mg cos थीटा है वो इसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन, यानी कि इसके नॉर्मल के बराबर में आ गई है। ठीक है, ये कहानी हमें एनएलएम से समझ में आ जाती है, एनएलएम का कहानी यहां पर खत्म। अब हमारा शुरू होता है किसका, अगला चैप्टर
फ्रिक्शन का कहानी, फ्रिक्शन की कहानी यहां से शुरू होती है। फ्रिक्शन क्या कहता है कि भाई ठीक है, ये ब्लॉक आपका नीचे की साइड में मूव करेगा। अब मूव करेगा तो भाई मेरा तो म्यू का कोई ना कोई वैल्यू है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको 0.2 प्रोवाइड करी है, और 0.2 प्रोवाइड है तो मैं आपके ऊपर में एक फोर्स जरूर लगाऊंगा जो कि आपके रास्ते का अपोज करेगी। अब कहा ठीक है भाई, आप अगर अपोज करवा रहे हैं तो मुझे दे दो एक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज इक्वल टू म्यू एन। क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि हमें पता है कि भाई मेरे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए मुझे इन सब फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो स्यूडो इसके अंदर में लग नहीं रही है, ना एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो मैं अपनी इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काम कर रहा हूं। क्यों, कैसे पता लगा नॉन कंजर्वेटिव है? क्योंकि फ्रिक्शंस की वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड है। तो म्यू की वैल्यू आपको प्रोवाइड थी 0.2, और एन यहां से आपके पास में कितना आ जाएगा? एन जो 8 था यहां पर आप गया 8 आ गया, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? ये आएगा हमारे पास में 1.6 आएगा ना, 1.6 आ गया। ठीक है भाई, ये मेरे पास में एक फोर्स आ गई है जो इसकी फ्रिक्शन के अंदर में लग रही होगी। ठीक, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, फ्रिक्शन की जो वैल्यूज थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। यहाँ पर एक बार दोबारा से एग्जिस्टेंस में आएगा जिसकी वैल्यू 0.5 है, तब की तब देखेंगे। जब वो यहाँ पर आएगा तब की तब देख लेंगे। अभी सिर्फ हम कहानी इस ब्लॉक तक ही सीमित रख के चल रहे हैं। ठीक है भाई, अब आ जाओ आगे, इसके अंदर में थोड़ा सा और ट्विस्ट डालने की कोशिश करते हैं। अब देखो कि वर्क डन जो हमारे पास में, अगर मैं इस पोजीशन पर इसके अंदर में फोर्स लगाने, जो हमारे पास में वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको लगाना चाहूं, तो उसके लिए आपको पता है कि जो हमारे पास में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज इक्वल टू के फाइनल प्लस में यू फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस में यू इनिशियल। ये फॉर्मूला आपको पता है। और जब ये नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं होती तो ये के फाइनल और एनर्जी फाइनल इक्वल टू एनर्जी इनिशियल हमारे पास में आ जाती है। ठीक है जी, अब देखो इन सब के लिए तो मुझे फॉर्मूलाज पता है, स्प्रिंग का मुझे पता है, पोटेंशियल का मुझे पता है, लेकिन मैं भाई इस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन कैसे निकालूं? तो जाओ अपने बेसिक के ऊपर में, कि जब भी हमें नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला लगाते हैं वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ एस, यानी कि जितने उसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा जी, अभी डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं पता कैसे कैसे कैलकुलेट करें, तो यहां पर आपको समझ में आता है कि ये ऑब्जेक्ट जो था, मैं इसकी इस पोजीशन की बात कर रहा हूं जब ये ब्लॉक यहां से नीचे की साइड में मूव कर रहा है। नीचे की तरफ में फोर्स लग रहा है कितना? 6 न्यूटन लग रहा है, और इस पे लगने वाला म्यू जो है उसकी वैल्यू आपको 0.2 गिवन है। ठीक, अब ये जो ब्लॉक था ये कहां से मूव करना शुरू किया? ये इसकी टॉप पोजीशन से मूव करना शुरू किया। ये जो ब्लॉक कहाँ, भाई ये थोड़ा सा ना ऊपर रखा, इस पोजीशन पे रखा हुआ था, इस पोजीशन पे है ये ब्लॉक, पीछे थोड़ा आगे कर दिया इसको, कोई नहीं। इस ब्लॉक को ना यहाँ पे टॉप पोजीशन यहाँ पे रखना है, इसको थोड़ा आगे बना दिया मैंने, कोई इशू नहीं। अब देखो ये ब्लॉक जो था, इसको दोबारा से मेरे को इरेज करके बनाना पड़ेगा। ब्लॉक यहाँ से ये पोजीशन मेरी बनी हुई है। वेज के ऊपर में समझने की कोशिश करना, वेज के ऊपर में क्या सिचुएशन चल रही है। ये मेरे पास में 2 मीटर गिवन था। ये बेस का मुझे कुछ पता नहीं है कि कितनी मेरे पास में वैल्यू है, लेकिन इस एंगल का मुझे पता है दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री। और ये जो सरफेस है ये मैं मान लेता हूं कि एच वैल्यू इसने मूव करी है। अब जो फ्रिक्शन है वो लग कहां पर रहा है? उसके फ्रिक्शन जो लग रहा है वो इस सरफेस पर लग रहा है भाई उसके। तो ये जो वर्क डन होगा उस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो इसी सरफेस पर होगा, यानी कि एच सरफेस पर ही होगा। ठीक, अगर ये इस सरफेस पे हो रहा है तो मुझे इस एच का पता होना चाहिए। अब ये एच कैसे कैलकुलेट करें? तो आपको समझ में आता है कि साइन 37 क्या होगा? साइन थीटा की अगर बात करूं तो साइन थीटा होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू समझ में आ रही है आपको? 2 है तो मैंने 2 लिख दिया इसको। हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं पता, मैंने इसकी एच वैल्यू मान ली। साइन 37 मैं अभी इसको लिख दूंगा, तो थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूं, एच दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन 37 नीचे आएगा, तो साइन 37 का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक 37। कोसेक 37 आ गया मेरे पास में। ये मैंने सिर्फ एक वेरिएशन डाला है, इस वैल्यू को आप यहाँ से भी पुट करके सोल्व कर सकते हैं। साइन 37 की जो हमारे पास में वैल्यू आती है 4/5, वो भी यहाँ पर आप रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। कोई इसके अंदर में कितनी आएगी? 3/5 इसके अंदर में आएगी, तो आप उसको रख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसको रख के कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं था। मैंने सिर्फ समझा है कैसे इसकी अप्रोच रखनी है, साइन की फॉर्म के अंदर में आप या कोसेक की फॉर्म के अंदर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू को पुट डाउन करो, तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि 4 जो है दैट इज इक्वल टू 1.6। अच्छा, अब ये जो वर्क डन हो रहा है, बॉडी नीचे की साइड में मूव कर रही है
और लगने वाला फ्रिक्शन कहाँ है, पीछे की डायरेक्शन में है, तो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर कंफर्म है कि नेगेटिव साइन आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स के कारण हमेशा हमारे पास में नेगेटिव साइन यहाँ पर डेवलप हो जाता है। ओके जी। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या बॉडी ने हॉरिजॉन्टली मोमेंट किया है एज पर टू द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशन होता, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सिनेरियो और डेवलप किया था कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया, तो आपने कहा जी ये वैल्यू इतनी चेंज हो गई है, ये वाला कैलकुलेशन किया था ना, ये वाली वैल्यू आपने ली थी, ये थोड़ा ना लिया था इसके सरफेस पे, नहीं लिया, क्योंकि वो जो फोर्स की बात कर रहा था वहां पर मैं ग्रेविटेशन की बात कर रहा था, और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। पाथ पे डिपेंड नहीं करनी है तो मेरे को ये देखना मतलब होता है कि इनिशियली कितनी पोजीशन पर थी और फाइनली कितनी हाइट पर वो पहुंच गई है। लेकिन यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करती है उसके पाथ के ऊपर में तो उसके पाथ पे डिपेंड कर रही है, तो पाथ तो ये है ना उसका, अलोंग द सरफेस वो चल रही है, तो मुझे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि यहाँ पर देखोगे तो ऑब्जेक्ट जीरो से लेकर मतलब इस पॉइंट को 2 से लेकर इस पॉइंट पर आ गया, उस ओरिजिन पर आ गया, तो उसका वैल्यू जो चेंज हुआ वो 2 हुआ है, लेकिन क्या 2 वहां पर रिफ्लेक्ट होगा, नहीं कर सकते हम डायरेक्टली। क्यों नहीं कर सकता भाई, क्योंकि वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होते हैं वो पाथ के ऊपर में डिपेंड करती है, इसलिए हमें इस पूरे की कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि ये एच कितना चल कर आया। ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर पहुंच गया, जो सिनेरियो मैंने आपको दिया ये यहां से चल के और इस पोजीशन पर आ गया, वहां की कहानी आप लोगों के लिए यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं सारा जो सिनेरियो है वो आपके इन वर्क डन्स को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक क्वेश्चन के अंदर में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज मिल जाए, कंजर्वेटिव फोर्सेज मिल जाए, तो कैसे आप उनको सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, 1.6 आ गया, cos 37 की वैल्यू रख लो भाई, कितनी आएगी 10/3 आ जाएगी, आप इसको सोल्व करेंगे तो जो भी आए आप एक बार वैल्यू इसकी भाई सोल्व करके देख लेना, आपका वही वर्क डन आ जाएगा, किसके थ्रू, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू। ठीक है भाई, हम नॉन कंजर्वेटिव के लिए यहाँ पर कंफर्म हो गए। ओके, मैं इसको यहाँ पर लिख दूं -1.6 इंटू 10⁻³ क्या एक ही इसके अंदर में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, इसका मतलब होता है कि जितनी भी नॉन कंजर्वेटिव लग रही है सबको लिखना है। आपने तो अभी ऊपर वाली कैलकुलेशन करी है, ये वाली कैलकुलेशन करी है। अच्छा, इसके अंदर में एक चीज और देना भूल गया मैं, ये जो डिस्टेंस है ना ये 2 मीटर है, यहाँ से स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की वहां तक ये है, और हमने मान लिया कि कुछ ये कंप्रेस कर गया, इसके डिस्टेंस में मान लेता हूँ मैं x1, ये कंप्रेस x1 मेरे को निकालना था बेसिकली। तो यहाँ से देखो ब्लॉक यहाँ पर पहुंच गया, अब उसको एक नया सरफेस मिल गया, ये नया सरफेस मिल गया जिसको मैंने येलो से दिखा रखा है, तो नया सरफेस मिल गया तो यहाँ पर भी उसके ऊपर में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, और वो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, वो होगी हमारे पास में, एक मिनट इसको रिमूव कर देते हैं, अरे भाई कहाँ गया, हाँ ये 10/, दोबारा से कर देते हैं इसको। तो पहली फोर्स की वजह से आपको समझ में आता है कि ये वैल्यू आएगी -1.6 इंटू 10⁻³ और दूसरा जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो इसके सरफेस पे लग रहा है, कुछ इस तरह से बॉडी जब मूव कर रही है, तो ये इसका वैल्यू है 0.2, और इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के ऊपर में नीचे की साइड में लग रहा है 10, उसका मास ही लगेगा, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नॉर्मल कितना डेवलप हुआ उसका, यहाँ पर 10 डेवलप हुआ, और म्यू इंटू में n, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.2 इंटू में 10 दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना आ गया भाई, ये यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी बन रही है, कुछ और वैल्यू गिवन था क्या, म्यू की, अच्छा 0.5 गिवन है, 0.5 यहाँ पर प्रोवाइडेड है, कहाँ गया भाई, ये 0.5 है, तो आपके पास में आया 5 न्यूटन। अब ये 5 न्यूटन इस पे कहाँ लग रहा होगा, इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहा होगा जो कि उसका फ्रिक्शनल फोर्स है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो आपको समझ में आता है कि -5 इंटू में कितना मूव किया, ऑब्जेक्ट ने 2 ये मूव किया, और x1 ये मूव करेगी, जो यहाँ पर मूव करेगी x1, तो 2 प्लस में x1, ठीक है भाई, तो 2 प्लस में x1 उसने मूव किया। ठीक है, ये सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैंने कैलकुलेट कर ली। ओके, ये देखो एक लाइन वाला जो बता रहा था ना, एक लाइन वाला यहां से शुरू होता है, पीछे जो बताया ये आपकी सोच बढ़ाने के लिए, सोच डेवलप करने के लिए कि कैसे आपको क्वेश्चन को सोचना होता है जब भी इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो अब देखो फाइनल एनर्जी ऑब्जेक्ट की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई वहां पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो एक रेस्ट में आ जाएगा, जब इसको एक पोजीशन पर पहुंच जाएगा, कंप्रेस कर देगा, तो वहां पर पहुंच गया ये एक पोजीशन के ऊपर में रेस्ट पर, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी हो गई है 0, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो वो 0 होगी। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो स्प्रिंग को उसने कंप्रेस कर दिया है, स्प्रिंग को उसने कंप्रेस कर दिया है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी फाइनल जो है वो तो 0 रहेगी क्योंकि रेफरेंस लेवल पर आ गया।
तो उसके अंदर में जो पोटेंशियल एनर्जी रही है वो रहेगी हमारे पास में हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू में 50 इंटू में एक्स स्क्वायर। फाइनल की हमने बात कर ली है, ठीक है। इनिशियल की बात करूं तो इनिशियली उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ब्लॉक जो था वो जीरो से लेकर और इस हाइट पर था। तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण में आ रही है, ग्रेविटेशन के कारण में आ रही है। और ग्रेविटेशनल जो होती है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, तो हम उसकी डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहां से कितनी हाइट पर था, 2 मीटर की हाइट पे था, तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी रही है, mgh। तो बॉडी का मास कितना 1, g कितना 10 और h कितना 2, ये आपने कैलकुलेट किया। अब यहाँ से आप सोल्व करके देखो, एक हो सकता है कि इसके अंदर में स्क्वायर आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर में ये x1 आप लोग लिखेंगे ना, क्योंकि हमने x1 इसको माना हुआ है, ये x1 माना हुआ है। तो ये x1 यहाँ पर नोट करेंगे और यहाँ से जो भी आपके पास में x1 की वैल्यू आएगी आप लोग इसको सोल्व करके देख लेना। बेसिक अप्रोच इसके अंदर में ये थी कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सोचेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों सरफेसेस के ऊपर में आपको क्या दे दिया, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर दिया। तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा फ्रिक्शन है, पहले तो इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो एनएलएम के वो अपने लॉज याद करो कि एनएलएम पे है तो उसका वेट होगा, और वेट एक उसके रिजोल्यूशंस मुझे आने चाहिए, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा यहाँ पर रिजोल्यूशन आ गया। अब इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, इसकी नॉर्मल फोर्स वाला, और इसको आगे की तरफ में कौन चलाएगा, ये वाला। इसका तो हमारे लिए कोई रोल है नहीं, सिर्फ इतना हम ध्यान रखेंगे कि ये जो है वो चलाने के काम आ रहा है। लेकिन जो हमारे पास में इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो इसके नॉर्मल की वजह से आएगी। तो नॉर्मल को मैंने यहां से निकाल लिया, कितना वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकता है सरफेस के ऊपर में। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी होता है, जितने भी वर्क डन हो रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव के थ्रू, वो जितने वर्क डन हो रहे हैं कंजर्वेटिव के थ्रू, वो उन दोनों का हम क्या करते हैं, इक्वेट करके यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी के साथ में और पोटेंशियल एनर्जी के साथ में। तो मैं दोनों सिनेरियो पे देखता हूँ कि मेरे सब ऑब्जेक्ट की एनर्जी कितनी है, फिर हम उनको कैलकुलेट करते हैं और हमारे लिए इजी आंसर हो जाता है। तो ये जो एक स्टेप वाला बता रहा था ना एक लाइन के अंदर में, वो ये था। अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता और आप इसके अंदर में एनएलएम, फ्रिक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट लगाते, सिंपल जो आप तरीके करते थे, तो बहुत लेंथी चला जाता है। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम ने इसको हमारा एक स्टेप बना दिया, क्योंकि उसके अंदर में आपको इंटीग्रेशंस भी करने होते, हर चीज उसके अंदर में कैरी आउट करनी होती, और वहां पे कई डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में इक्वेशन बनती, सब इक्वेशंस को आप सोल्व करते हुए चले थे, तो लंबा पड़ जाता है। यहाँ से आपको समझ में आता है कि एनर्जी, बेसिकली जो एनर्जी, एक चीज और समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कि हम ये समझते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से और इस पोजीशन पर आ गई है, तो इस पोजीशन पर जो आ रही है ना, या फिर मैं किसी भी एक इंटरमीडिएट पोजीशन की बात करूं, तो इस पोजीशन से इस दूरी तक आई है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो गई है, लेकिन उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती हुई आ रही है। तो मैं मानता हूं कि मेरे पास में ताकत है कि भाई मैं 100 लोगों के इतना 100 जूल काम कर सकता हूं, मान लो मैं 100 जूल काम कर सकता हूं। अब मैं जब इस पोजीशन पर आया, तो जो मेरी कैपेबिलिटी है, मैं किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता हूं। मैं कहता हूं कि मैं जब इस हाइट पर आ जाऊंगा तो मेरे पास में कैपेबिलिटी 80 काम करने की है और दूसरे के पास में 20 काम करने की है। मैं जब इस लेवल पर आ जाऊंगा, मेरे पास में जो एनर्जी है वो मान लेते हैं 40 जूल काम करने की है, तो अगले के पास में 60 जूल काम करने की है। तो वो जो कन्वर्जन है ना, वही कन्वर्जन हमें टोटली आगे के क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होगी कि कौन सी एनर्जी किसके अंदर में कन्वर्ट हो रही है। देखो जब भी क्वेश्चन को सोचोगे ना आगे से, तो आपको ये सोच डालनी है कि अच्छा जो एनर्जी हमारी कम हुई, क्या जो एनर्जी मेरी बढ़ी, उस एनर्जी का डायरेक्टली इंपैक्ट किसके ऊपर में पड़ रहा है, उसके वर्क डन के ऊपर में। और वर्क डन हमें यह बताता है कि कौन कितना तेज काम करेगा, कितना धीरे काम करेगा, ठीक है ना, कितना काम मैं कर सकता हूं, कितना मैं मूव कर सकता हूं। तो जब भी आपको आगे से काइनेटिक एनर्जी के अंदर में कोई भी चेंज, यानी कि सॉरी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में ग्रेविटेशन के कारण में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में चेंज दिख रहा है, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि उसके वर्क डन के ऊपर में डायरेक्टली उनका इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि वर्क डन को हमने समझा था ना कि वर्क डन हो या फिर कोई भी हमारे पास में एनर्जी हो, तो उनके ऊपर में उन सबका क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि वर्क एनर्जी, एनर्जी के अंदर में चेंज तो वर्क के ऊपर में इंपैक्ट, वर्क के अंदर में कोई चेंज तो डायरेक्टली उसकी एनर्जी के अंदर में चेंज। वर्क मतलब यहां से मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पर लेके गया, मैंने को काम किया,
वो काम उसकी एनर्जी में चेंज हो गया, मान लो कि ये 40 जूल हो गया, अब मैंने वर्क और बढ़ाया तो यहां पर मैं लेके चला गया, तो ये इसके अंदर में क्या हो गया, 60 जूल हो गया। इसी तरह से मैं इस पोजीशन से नीचे आऊं तो मैंने अपनी एनर्जी को क्या किया है, कम किया, तो मुझे कुछ कम वर्क इसके अंदर में करना पड़ा, यहां से नीचे आया तो फोर्स ने कोई ना कोई वर्क यहां पे किया। तो बेसिकली वर्क और एनर्जी का एक साथ रिलेशन चलता है। अब इसको आप समझ पाए, इस क्वेश्चन को अगर आपने थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करी हो, तो ये इतनी जूल एनर्जी थी, ये इतनी जूल एनर्जी थी जो कि ग्रेविटेशन के फ्रिक्शन के कारण में उसके अंदर में आ रही थी, जो कि उसके अंदर में फ्रिक्शन के अंदर में फ्रिक्शन की वजह से चेंज हो रही थी। और ये जो एनर्जीज हैं ये चेंज हो रही थी उसकी स्प्रिंग की वजह से या फिर उसके ग्रेविटेशन के कारण। तो जो हमारा सिस्टम होता है अगर खाली कंजर्वेटिव होती तो जो हमारी एनर्जी फाइनल थी वही हमारे पास में एनर्जी इनिशियल हो जाती, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से आ गया, तो थोड़ी एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, वहां पर उस सरफेस पर चलाने के लिए मुझे अपनी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन एनर्जी का हमेशा क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। आगे आगे जब हम पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के लॉज वगैरह पढ़ेंगे तो वहां से भी आपको समझ में आएंगी चीजें। तो इंटर रिलेट करना इन चीजों को सीखो कि एनर्जी मैं बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो वर्क के ऊपर में है, और उस एनर्जी से जो चेंज आया है वो चेंज मतलब उसकी कम हुई है, तो वो कहीं ना कहीं एड ऑन जरूर हुई होगी। जो एनर्जी मेरी एक ऑब्जेक्ट की कम हो रही है तो वो एड ऑन कहीं और हो रही होगी। वो एड ऑन से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या इंपैक्ट आएगा, या मैं कहूं कि कितना वो वर्क डन और कर सकता है उस एनर्जी से। मान लो आपके पास में 80 जूल एनर्जी थी, ये सीखो ये, क्योंकि मैं यहां पर इस पे इतना जोर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि भाई ये आपका 100 ट्रिक्स तैयार करेगा और एनर्जी के क्वेश्चंस को सोचने का एकदम ड्रास्टिक चेंज ला देगा आपके दिमाग के अंदर में। मान लेता हूं कि मैंने अपनी एनर्जी 100 जूल थी, 100 जूल एनर्जी से मैं चल रहा था 10 मीटर चल रहा हूं मान लो, और दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसके पास में 0 जूल एनर्जी है, वो चल रहा है 0 मीटर, कोई एनर्जी नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास में 80 जूल एनर्जी में लेकर आ गया, मतलब मैंने अपनी एनर्जी को कम कर लिया और ट्रांसफर करता हूं मैं किसी दूसरे के पास में। मान लो इस ऑब्जेक्ट से यहां से मैं इस पोजीशन पर आ गया हूं, ये मान लो मेरे पास में आ गई कितनी, ये 100 था, मैं 80 हो गया, तो 20 जूल मेरी एनर्जी के अंदर में चेंज आ गया। तो ये जो 20 जूल का चेंज आया ना, ये मैंने दूसरे बंदे को दे दिया। अब दूसरे के पास में ये 20 जूल का चेंज चला गया, उसके पास में वो एनर्जी चली गई है। अगर उसके पास में वो 20 जूल एनर्जी चली गई है तो उसके पास में कैपेबिलिटी है कि वो कोई ना कोई काम जरूर कर सकता है, यानी वो रिफ्लेक्ट होगी उसकी वर्क डन के अंदर में। और वर्क डन को हम अच्छे से जानते हैं, दिस इज गिवन बाय एफ डॉट एस, या फिर हम बोले एफ एस कोस थीटा से। तो या तो उसके अंदर में क्या चेंज आएगा, या तो उसकी फोर्स के अंदर में चेंज आएगा या फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट के अंदर में चेंज आएगा। तो आगे से जब भी आपको पूछा जाएगा, मैं एनएलएम के क्वेश्चन इसके अंदर में डालूंगा और डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा कितना वो मूव कर गया, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि जो एनर्जी मेरी यहां पर निकली है, यानी कि 20 जूल एनर्जी मिली है, तो मैं एक के लिए अलग कैलकुलेशन करूं, दूसरे के लिए अलग कैलकुलेशन करूं, उन चक्रों में ना पड़ूं, तो मैं ये देख लेता हूं कि मेरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई है। 100 से 80 हुई है, तो इसने छोड़ी होगी 20, तो ये 20 किसी ना किसी के अंदर में एक डिस्प्लेसमेंट करवाने काम आएगी, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कंफर्म है उसके अंदर में कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी आएगी तो उसके अंदर में कंफर्म है क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन हाफ एम वी स्क्वायर। इस पॉइंट पर लाना मेरा मेन मकसद था इस पूरी कहानी से, यानी कि जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज यहां पर हुआ ऑब्जेक्ट में, वो रिफ्लेक्ट होगा किसके अंदर में, उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर में। कैसे रिफ्लेक्ट हुआ, वो उसको एनर्जी देगा, एनर्जी से उसके अंदर वर्क डन आएगा, वर्क डन का मतलब उसके अंदर में एफ एस कोस थीटा, या फिर खाली मैं थीटा को 0 मान लेता हूं तो 1 एफ एस आएगा, और चेंज हो रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वेलोसिटी भी आएगी, और वेलोसिटी आएगी तो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी उसमें मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब हमारे पास में हाफ एम वी स्क्वायर है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम एक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, और इस ट्रिक का यूज करके हम बहुत से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसान बना देते हैं। और ये कहां से हमारा डेवलप होता है, ये हमारा डेवलप होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। चलो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो क्वेश्चन नोट करते हैं और उसको आगे करने की कोशिश करते हैं।
एक क्वेश्चन प्रोवाइडेड है कि एक मेरे पास में पुली ब्लॉक सिस्टम है। यहाँ पर हमने एक ब्लॉक को लगाया हुआ है जिसका मास है, मान लेते हैं 1 kg। ये ब्लॉक जो है इसका मास है 1 kg, और एक स्टिंग के थ्रू मैंने इसको नीचे की तरफ में लटका रखा है, और यहाँ पर उसके ऊपर में दूसरा मास लगाया, दिस इज 2 kg। ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन दे फॉल बाय 2 मीटर। अब ये जो ब्लॉक है ये 2 मीटर नीचे गिरता है, मतलब हमने कोई फोर्स लगाई और ये ब्लॉक जो है 2 मीटर तक नीचे गिरा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर में ग्रेविटी लग रही होगी और उसके कारण में नीचे की तरफ में आएगा। नीचे लगने वाला फोर्स 20 होगा, ये 2 इंटू में जी से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 2 मीटर ये नीचे गिरा है, तो 2 मीटर नीचे गिरने से इसके अंदर में वेलोसिटी कितनी आ गई होगी, यानी कि जो ब्लॉक्स हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स when fall by 2 मीटर। 2 मीटर जब वो नीचे गिर रहे हैं तो आपको उसके अंदर में वेलोसिटी निकालनी है इन ब्लॉक्स की। चलिए, जो हमने अभी पढ़ा था उसी के कॉन्सेप्ट्स को यूज करो, या फिर आपने जो एनएलएम के अंदर में पढ़ा था उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करो, आपको वेलोसिटी यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आता है कि जितनी भी फोर्सेस हैं उनको हमें कैलकुलेट करना। मैं सॉल्यूशन आपको पहला प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां से समझ में आता है कि एक स्ट्रिंग यहां पर आप लोगों के पास में प्रोवाइड है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। तो यहां पर इसके ऊपर में लगने वाला फोर्स यहां पर, इस साइड में लगने वाला फोर्स यहां पर, तो दोनों का जो फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो वर्क डन बाय टेंशन हमारे पास में कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारी टेंशन की कहानी खत्म, क्योंकि जो कंस्टेंट था वो कंस्टेंट हमने समझा कि भाई सबसे पहला कंस्टेंट एनएलएम के थ्रू हम लेकर आए, तो एनएलएम में हमें पता लगा कंस्टेंट है कैसे, स्ट्रिंग के थ्रू। तो स्ट्रिंग कितना वर्क डन कर रहा है, 0 कर रहा है, उसको हमने एक तरफ में लिख दिया। ठीक है भाई, अब बचेगा, अब आया हमारे पास में ग्रेविटेशन। क्या स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो है नहीं इसके अंदर में। अब जो हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशन। स्प्रिंग है नहीं तो ग्रेविटेशन को हम कंसीडर करते हैं। इनिशियल लेवल पर ध्यान दो, अब समझने की कोशिश करना, बिल्कुल पेन ड्रॉप कर दो और इस क्वेश्चन को समझो। ये मेरे पास में एक इसको यहां पर बना लेते हैं। ये मेरे पास में ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर में मैं ये स्ट्रिंग लेके आ रहा हूं, और मान लेता हूं कि ये ब्लॉक जो है वो मूव कर गया आगे की साइड में, दिस इज 1 kg ब्लॉक। और ये जो स्ट्रिंग है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जो ब्लॉक था वो नीचे की तरफ में मूव कर गया। पहले मान लेता हूं उसकी जो पोजीशन थी वो यहां पर थी, यहां कहीं उसकी पोजीशन थी, और अब जो पोजीशन है उसकी ये पोजीशन आ गई है, और ये जो डिस्टेंस बनी हुई है दिस इज इक्वल टू 2 मीटर। अब आपके पास में दो तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, जो आप जर्नली सोचते होंगे कि पहले मैं इसकी एनर्जी को निकाल लेता हूँ, फिर इसकी एनर्जी को निकाल लेता हूँ, फिर उनको हम कंपेयर करके जो चेंज आया उसको हम देखेंगे, फिर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसमें हम रखेंगे एनर्जी को, रखेंगे कितनी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर में उसके साथ में इक्वेट कर देंगे, फिर हम सोल्यूशन निकाल देंगे। बहुत लेंदी पड़ता है। अगर लेंदी जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन उनसे बचना है तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना चाहिए। अब कैसे सोचें इसके अंदर में, अब देखो ये ऑब्जेक्ट जो था इस पोजीशन पर था, इस पोजीशन पर था, इनिशियली रेस्ट में था, मैंने उसको जस्ट छोड़ दिया है। अब ये सिस्टम मूव करना शुरू कर गया, और मूव करना शुरू कर गया तो ये 2 kg का जो मास है इसके अंदर में एक वेलोसिटी आ जाएगी, इसको मैंने v नाम दे दिया इस वेलोसिटी को, और ये नीचे की तरफ में आ रही होगी। अब किसी ब्लॉक में वेलोसिटी कब आ सकती है, जब उसको क्या मिले, एक एनर्जी मिले। अब एनर्जी मिल कहां से रही है उसको, उसको एक एनर्जी मिल रही है कि भाई आपको समझ में आता है कि ये ब्लॉक इस पोजीशन पे था, तो वहां पर उसकी एक अलग पोटेंशियल एनर्जी थी। जब ये ब्लॉक यहां पर आ गया तो उसके पास में एक अलग पोटेंशियल एनर्जी है, और दोनों के अंदर में एक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया। अगर मान लेता हूं मैं ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो ये जो चेंज आया इनकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में यहां से यहां तक का, वही पोटेंशियल एनर्जी का चेंज रेस्पॉन्सिबल होगा उस बॉडी में आने वाले काइनेटिक एनर्जी के लिए, या फिर कहीं उसकी वेलोसिटी के लिए। तो कितना चेंज आया देखो इसको। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आता है कि इस ब्लॉक की, क्योंकि ब्लॉक तो मेरे पास में दो है, एक 2 kg का भी और एक 1 kg का भी है,
तो इसकी भी मुझे लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी और इसकी भी लिखनी है, पूरा सिस्टम की लिखते हैं ना एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो 1 kg की पहले भी जीरो थी और अभी भी जीरो है, तो कोई भी उसके अंदर में चेंज नहीं है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चल रहा है। ठीक है भाई, उसकी कंप्लीट एनर्जी का चेंज मैं जीरो लिख देता हूँ, डेल चेंज ऑफ 1 kg। ठीक है, अब मैं डेल चेंज पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर में, जो 2 kg का मास था उसकी लिख रहा हूं। तो पहले उसका जो वेलोसिटी था कितना था भाई यहाँ पर, जो भी ऑब्जेक्ट था, तो ये इसके अंदर में मूव किया कितना 2 मीटर से, तो हमें समझ में आता है कि उसका मास है 2 kg, जी है हमारे पास में 10। अब देखो, जो पॉइंट लिख रहा हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना चेंज, जितना मूव करेगा वो, जितना मूव करेगा उतनी तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज होगी। अब किसी का दिमाग ये होगा जी, अच्छा पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की निकाल लेता हूँ और फिर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की निकाल लेता हूँ, टॉप एंड से जहां पर अभी पहुंच गया है, और फिर दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, तो मुझे ये एनर्जी मिल जाएगी जो यहाँ से यहाँ तक जाने में ली है। अरे भाई थोड़ा ये भी तो सोच के देख लो, ये एनर्जी आ कौन सी रही है, ये एनर्जी जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी तो यही निकल के आएगी इन दोनों के बीच में जो गैप बना है। तो अब डायरेक्टली ये गैप को क्यों यूज नहीं कर लेते, ये गैप यूज करना सीखो अब। जो गैप बना है ना मेरे पास में 2 मीटर का मुझे ड्रॉप करवाना है, तो आगे से जब भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखना हो तो 2 मीटर चेंज हुआ है ना उसका, तो आप निकालते कैसे हैं, जो रेफरेंस लेवल होता है उससे कितना गया, फिर दूसरा पॉइंट जो था उससे कितना गया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो बचने से पहले मैं डायरेक्टली ये यूज ना कर लूं कि कितना मैंने बॉडी को ड्रॉप करवाया, वो यूज हो गया तो डायरेक्टली मेरा सोल हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी वही तो चेंज आएगी, तो ये 2 आ गया। ये 2 समझ में आया कहाँ से आया आप लोग के पास में, इसी का खेल है ये जितना भी वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी का आपको चेंज पता लग गया। अब जो काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक ने गेन करी होगी, पूरे सिस्टम ने गेन करी होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसमें होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वायर है मेरे पास में, जो स्ट्रिंग है, उसका कंस्टेंट है कि जो वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी वही वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी, और पूरे सिस्टम की वही रहेगी। तो पूरे सिस्टम में कितना मास है जो खींच रहा है, 2 kg ये और 1 kg ये। भाई पूरे सिस्टम को खींच के लेके जाओगे ना, खाली 2 kg थोड़ी ना मूव कर रहा है, जब पूरा सिस्टम मूव करेगा तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रहेगी। तो आपने कहा जी ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1 में एम, जो हमने 3 लिखा, और v हमें नहीं पता तो हम v स्क्वायर उसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में चेंज आया, जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में चेंज आया, वही डेवलप करेगा उसके अंदर में क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो कितना आया देखो, 20 दूनी 40 हो गया, 40 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में v की वैल्यू आएगी 80√3। एक लाइन का क्वेश्चन था, अगर मैं इसको सिंपल एक कंसेप्ट में समझाना चाहता कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज, मैं आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ता हूँ, जब मैं मेरे सामने क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं तो मैं देखता हूँ कि अच्छा ये ब्लॉक यहाँ पे था, यहाँ से कितना नीचे चला गया, उसकी एनर्जी में कितना चेंज आया, वही उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी डेवलप कर देगा, और वहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और यही मैंने आपको पीछे भी बताया था कि उसका वर्क डन होगा, वर्क डन यानी उसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ उसका, यहाँ से यहाँ तक चला गया 2 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसके अंदर में क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी आई है उसके अंदर में, उसी वजह से काइनेटिक एनर्जी का डिपेंडेंसी हमारे पास में हाफ एम वी स्क्वायर पर होती है। ठीक है, तो एक लाइन के अंदर में आप करना चाहते हैं तो एक लाइन में सीधा ये था, अच्छा ब्लॉक 2 मीटर मूव किया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की किसकी चेंज हो रही है, 2 kg, किसकी तो हो नहीं रही है, तो मैं सभी की पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ, 2 × 10 × 2 प्लस में 1 वाले की 0, और ये जो एनर्जी का चेंज आया उसके पोटेंशियल एनर्जी में आएगा, और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में आएगा, और काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की निकलेगी, तो 3 × v²। एक लाइन का पूरा क्वेश्चन था। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन मैं इसके अंदर में डिजाइन करके आप लोग को दे दूं, आप आराम से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन आप सोल्व करना। ये मान लो मेरे पास में पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये मेरे पास में 2 kg में प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको अंदर में एक लगा दिया है, मान लो 4 kg का नीचे लगा दिया है, और यहाँ से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये ब्लॉक जो है वो मान लो जो पोजीशन थी उससे ये जा रहा है 4 मीटर पर नीचे हमने ड्रॉप कर दिया है। तो बताओ कितनी इनकी वेलोसिटी, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि सिस्टम की जो रहेगी वही हमारे पास में इंडिविजुअल ब्लॉक्स की भी रहेगी। तो आपको बताना है कि ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या रहेगी, मतलब आप इसको सोल्व करके देख लेना। रेंडमली कोई भी क्वेश्चन लिया है, बस कॉन्सेप्ट को पिछले से अपने कंपेयर करते हुए एक एक स्टेप को देखते चलना। तो ब्लॉक्स की आपको क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, कर लेंगे, हो जाएगा आराम से। सेम वही है जो पीछे मैंने समझाया, दिमाग के अंदर में सिर्फ ये रखना है कि ब्लॉक नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है ना,
और अर्थ के वजह से उसकी ग्रेविटी के कारण में आ रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज हो रही है, तो वही तो उसके अंदर में एक डिस्प्लेसमेंट करवा रही है, और डिस्प्लेसमेंट करवाने से उसके अंदर में वेलोसिटी जनरेट हो रही है, और वेलोसिटी जनरेट होने से उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है। तो बस वही एनर्जी जो चेंज हुआ, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन जो एनएलएम में आप लोगों ने किया था, उसी को मैं सिर्फ समझाने के लिए यहां पर लेके आ रहा हूं उसको, ताकि थोड़ी और सोच आप डेवलप कर सकें। फिर मैं एक बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन इसके अंदर में डालूंगा। ये जो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसी को घुमाने के लिए बार बार मैं लेके आ रहा हूं। अब इस क्वेश्चन के अंदर में क्या है कि जो हमने पुली ब्लॉक सिस्टम डाले थे, देखो एक अप्रोच दोबारा से समझने की कोशिश करो। मैंने वर्क डन के अंदर में आपको पहले फेमिलियर करवाया है जितनी भी हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्स है उनसे, जितनी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उनसे। फिर हमने स्यूडो फोर्स के बारे में बात करी, एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बात करी, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात करी, और इन सब का यूज करके मैंने डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करवाए, और एक सोच डेवलप करने की कोशिश करी कि कैसे आपको एनर्जी के साथ में खेलना है। क्लियर कट आप दिमाग में इमेज सेट कर लो कि भाई कोई भी, मान लो अभी एक ऐसा काम करो जो मैं अभी बता रहा हूँ, कोई भी एक धागा लो और उससे अपने पेन वगैरह किसी को बांध लो, और उसको एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर में आप अपने हाथ से होल्ड करके रखो, और वहां से आप इसको क्या करो, धीरे धीरे नीचे की साइड में ले जाने की कोशिश करो। तो जिस लेवल पे आपके पास में पहले पेन था, अब ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है। जब आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ था तो उसके पास में एक एनर्जी थी, क्योंकि अर्थ उसको खींच के नीचे रखना चाह रही है, नीचे जा रही है, लेकिन आप उसको ऊपर की तरफ में खींचना चाह रहे हो, तभी तो एक पोजीशन पर स्टेबल है। तो आप नीचे से ऊपर तक जहां तक लेके गए हो, उस अर्थ की एक ताकत है कि वो उसको खींचना चाह रही है, जिसको आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वो भी एक काम करना चाहती है उसके ऊपर में कि भाई मेरी तरफ में आ जाओ तुम। तो वो होल्ड है, यानी कि इतनी एनर्जी इसके पास में है कि ये छोड़ू तो मैं नीचे जाके गिर जाए। अब धीरे धीरे आप मतलब आप नीचे लेके जा रहे हो, तो एक डिस्टेंस उसकी चेंज हो रही है, उसके अंदर में एक वेलोसिटी भी आ रही है, बहुत हल्की आ रही है वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी तो है। तो जो इस पोजीशन से और नीचे लेके जा रहे हो, और फिर नीचे बिल्कुल आप ले जाकर रख देते हो, तो आपके हाथ को थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो जो एनर्जी आपने होल्ड करके रखी हुई थी, उसको एनर्जी दे रहे थे कंटिन्यूअसली, वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन किसी ना किसी दूसरे एनर्जी के अंदर में वो कन्वर्ट होता हुआ जा रहा है। तो जो चेंज आ रहा है ना इस डिस्टेंस में, पहले इस पोजिशन पे था अब नीचे आ गया, तो ये जो चेंज आ रहा है यही कन्वर्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर में मैं दे रहा हूं आपको कि एक सरफेस, मैंने रिजिड सरफेस ले लिया है, एनएलएम का क्वेश्चन डाल देता हूं चलो इसके अंदर में। ये एनएलएम का इसलिए डाल रहा हूं ताकि थोड़ा और फेमिलियर हो जाओ जो एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं अभी, क्योंकि भाई इन सब की रिक्वायरमेंट मुझे पढ़ने वाली है जब मैं पावर पढ़ाऊंगा आपको, वहां पे आपको एनर्जी के साथ में खेलना आना चाहिए। रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, सिर्फ एक सोच डेवलप करनी है अपने दिमाग के अंदर में। ठीक है भाई, एक तीसरी पुली मैंने यहाँ पर ले ली। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, एक ब्लॉक है, यहाँ से मैंने इसका स्टिंग ले लिया। भाई थोड़ा सा ना टेढ़ा बन रहा है ये, कोई नहीं, समझ जाना आप लोग। ये मैंने यहाँ से धागा लिया और ये यहाँ पर ले आया मैं। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने एक 2 kg का ब्लॉक लिया है, दिस इज 2 kg, ये 2 kg हो गया, और यहाँ से मैंने इसको बांध दिया। और दूसरा जो ब्लॉक है, ये सीधी लाइन है भाई, थोड़ा ना स्ट्रिंग हमारी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, बनाने में थोड़ा सा हो गया, इस पेन टैप पे ठीक से चल नहीं पा रहा पेन। तो ये जो 4 kg ब्लॉक है, ये मेरे पास में पुली है। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, बाकी और कुछ गिवन नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये मैं 2 मीटर नीचे गिरा रहा हूं, यानी कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 2 मीटर नीचे गिरेगा। तो आपको 4 kg और 2 kg की वेलोसिटी बतानी है, कर पाएंगे? 4 kg और 2 kg की वेलोसिटी यहाँ पर बतानी है आपको। ये नीचे गिरेगा और ये ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये नीचे जा रहा है तो ये इसकी वेलोसिटी जो ऊपर की साइड में रहेगी। तो ये मान लेता हूँ कि मेरे पास में v1 वेलोसिटी है, और ये मान लेते हैं v2 वेलोसिटी है। तो आपको यही कैलकुलेट करने के है कि v1 की वैल्यू क्या होगी और v2 की वैल्यू आप लोग क्या रखेंगे इसके अंदर में। चलो सोल्व करो, पहले एनएलएम लगाओ इसके अंदर में और फिर अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। मैंने कहा कि 2 मीटर ये नीचे गिरेगा। ठीक, नहीं कर पा रहे, कोई नहीं, पहला क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखेंगे।
अब एक चीज आपके दिमाग के अंदर में आ रही होगी कि यार कहीं ना कहीं ये मेरे को वेलोसिटी से पूछ रहा है, क्वेश्चंस के अंदर में वेलोसिटी पूछ रहा है, और वेलोसिटी पूछ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की बात करूं तो ये एक पर्टिकुलर रेफरेंस लेवल से ऊपर है, इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी है, और ये यहां से उठकर नीचे की साइड में आ गया, यानी कि इतनी ऊंचाई पर आ गया, तो इसका इतना चेंज आया, यानी कि 2 मीटर की इसकी डिस्टेंस के अंदर में चेंज आया है, तो कहीं ना कहीं उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होगी, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर में आ गई तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में वेलोसिटी भी आएगी। ये अप्रोच, ये ब्लूप्रिंट आपके दिमाग के अंदर में छप जाना चाहिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो। ठीक। अब ये पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा चेंज, तो मैं क्या ये चेंज निकाल लूं कि ये कितना चेंज आया इसके अंदर में, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 4 × 2 × 10, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में चेंज आ गया। ठीक। लेकिन खाली इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना चेंज हो रही है, ये भी तो ऊपर जा रहा है भाई। देखो, एक पॉइंट यहां पर समझने की कोशिश करो, जितने मैंने क्वेश्चंस आपको पीछे करवाए उसमें मैं खाली एक ब्लॉक ले रहा था, मान लो ये 4 kg था, जो कि आप हाइट एक पर्टिकुलर पे लेके जा रहे थे और वहां से आप नीचे चेंज करवा रहे थे, बाकी एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, उसका कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा था। यहां पर मैं जो आपको दे रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें 2 ब्लॉक्स हैं और वो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। मान लो तो ये मेरे पास में ब्लॉक है और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, ये 4 kg है और ये मान लो तो 2 kg है। समझ लो इसको, यहाँ पर ये मैंने कोई एक रेफरेंस लेवल माना हुआ है, कोई भी हमारे पास में लेवल हमने माना हुआ है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतनी हाइट पर है और ये मान लेता हूँ इस रेफरेंस लेवल पर है। अब ये जो रेफरेंस लेवल पर है तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है थोड़ी देर के बाद में मान लो तो 4 kg है वो नीचे आ गया, और 2 kg है वो कहीं ऊपर चला गया, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये यहाँ पर बना देता हूँ यार, बहुत से लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं ऊपर कैसे चला जाएगा। ठीक है भाई, इसको थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ, नीचे वाला भूल जाओ। तो ये ब्लॉक ऊपर चला गया, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई और इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। एक की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एक की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन अगर मैं उसका कंबाइंड इफेक्ट देखना चाहूं तो कंबाइंड इफेक्ट तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। मान लेता हूं इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हुई 100 और इसकी पोटेंशियल जो एनर्जी थी उसकी चेंज हो गई मान लो 60। वो जब ऊपर गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 60 बढ़ गई, तो ओवरऑल जो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा वो कितना है, पूरे सिस्टम की बात करूं तो 40 100 माइनस में 60, यानी कि 40 जूल एनर्जी का ही तो चेंज आया। भाई एक की एनर्जी मेरे पास में डिक्रीज हो रही है और एक की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उसके नीचे आने से एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, उसकी एच की वैल्यू चेंज होती जा रही है और ये वैल्यू मेरे पास में डिक्रीज होती जा रही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। लेकिन ओवरऑल अगर मैं उसको कंपेयर करता हूं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में चेंज आया और वो चेंज इन दोनों के डिफरेंस के बराबर रहेगा, तो यहां से आपको पता लगा 40 जूल आपके पास में आ गया। तो यही कंसेप्ट अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर में दिमाग लगाना चाहो तो ये समझ सकते हो कि ये 4 kg मेरा नीचे जा रहा है, 2 kg मेरा ऊपर जा रहा है, तो दोनों सिस्टम के अंदर में एक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ रहा है कॉम्पैक्ट, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्ट है ना ये, तो सेम स्ट्रिंग से कनेक्ट होने से इस पूरे सिस्टम के अंदर में एक वेलोसिटी सॉरी एक एनर्जी का चेंज आया, और वो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और जो हमारे पास में वर्क एनर्जी थ्योरम होती है ये हमारी शुरुआत ही होती है या तो वर्क डन हो या फिर मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी हो या फिर मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी हो, इन्हीं के साथ में चलती है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो चेंज हुई है और वो पोटेंशियल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होगी उस सिस्टम के अंदर में काइनेटिक एनर्जी लाने के लिए, और वो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसी से उस सिस्टम में आएगी एक वेलोसिटी। हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, यहां पे देखो, इसमें मैंने क्या किया था कि यहां पर जो ब्लॉक था उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज आई, उससे मैंने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली और वहां से वेलोसिटी उसकी कैलकुलेट हमने कर ली। अब यही चीज यहां पर भी मेरे को करनी है कि सिस्टम की पूरा जो वेलोसिटी था वो पोटेंशियल एनर्जी 4 kg की भी चेंज होगी और 2 kg की भी चेंज होगी, लेकिन ओवरऑल उन दोनों पोटेंशियल्स का इंपैक्ट कितना आएगा, एक की कम हुई एक की ज्यादा हुई, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों की बराबर होगी। क्यों नहीं होगी, उसका रीजन हम कंस्टेंट से समझते हैं।
ये कॉन्सेप्ट आपको आया कि नहीं आया अभी जो मैंने समझाया आपको, कि एक की एनर्जी डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और दोनों में कितना चेंज आया, मतलब ओवरऑल सिस्टम की बात करूं, इस पूरे को एक सिस्टम मान दूं, तो टोटल चेंज उसके अंदर में 40 जूल का आ रहा है। वही रेस्पॉन्सिबल है, वही पोटेंशियल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है जो चेंज आया है कि उसके अंदर में एक एनर्जी डेवलप हो जाए। हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर में भी यही करते थे कि ये जो चेंज आ रहा है, इतने से के अंदर में चेंज आ रहा है, जो इतनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, तो मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करता था उस रेफरेंस पॉइंट से, मैं उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से कितना चेंज आ गया, डिस्प्लेसमेंट से कितना चेंज आ गया, उसी को मैं डायरेक्टली इक्वेट कर दिया करता था जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज और उसकी काइनेटिक एनर्जी से, और वहां से वेलोसिटी हम निकाल लेते थे। तो वही चीज हम यहाँ पर भी लगाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये v1 और v2 दोनों अलग अलग तो मिलेंगे, लेकिन रिलेशन क्या होगा इनके बीच में। तो आपको कंस्टेंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है जो मैंने बताया था, कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको आप क्या कर लो, मार्क कर लो। ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिए जो स्ट्रिंग के हैं, ये स्ट्रिंग कंस्टेंट है, ये स्ट्रिंग हमारे पास में कंस्टेंट हुआ। तो जो भी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हम कितनी मान रहे थे, v2 से ऊपर मूव कर रहा है, v2 से हमने माना है। तो ये पॉइंट अगर मैं ऊपर की तरफ में जाएगा तो इसकी लेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एज पर कंस्टेंट। कंस्टेंट से मैं इक्वेशन लिख रहा हूं ताकि मैं एक रिलेशन निकाल सकूं v1 और v2 में, क्योंकि दोनों के लिए कैलकुलेशन करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा आपको उसके कंस्टेंट पे काम करना होता है। पहले कंस्टेंट से निकालो और फिर हम किस पे काम करते हैं, हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। तो कंस्टेंट से मुझे समझ में आया कि v2 जो है उसको डिक्रीज करेगा तो -v2। ये पॉइंट फिक्स है तो इसके अंदर में कोई चेंज नहीं डालेगा तो जीरो। ये पॉइंट फिक्स है तो ये भी जीरो। ये वाली जो है ये ऊपर लेके जा रहा है, इस पॉइंट को ऊपर जाएगा ये, तो ये भी माइनस में v2। ये पॉइंट क्या करेगा, इस लेंथ को डिक्रीज करवाएगा, ऊपर की तरफ में जाएगा अगर मैं इसको फिक्स मानता हूं, और ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाना चाहे तो इस लेंथ को डिक्रीज करेगा, और जब भी डिक्रीज आता है तो हम वहां पर माइनस लिखते हैं। तो ये पॉइंट मैंने -v2 लिख दिया, ये पॉइंट -v2 आ गया, और ये भी क्या आएगा, माइनस ऑफ v2 आएगा। ठीक है, ये पॉइंट फिक्स है तो ये जीरो आ गया, यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स है दूसरा, ये भी जीरो आ गया। ये पॉइंट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पॉइंट अगर मैं इसको फिक्स मानता हूँ तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ में ले जाने की कोशिश करेगा, लेंथ को इंक्रीज करेगा। तो ये वेलोसिटी कितनी है इसकी, इस ब्लॉक की, तो v1 से कर रहा है, दिस इज v1। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो v1 और v2 के बीच में रिलेशन निकल के आएगा, दैट इज v1 इज इक्वल टू 3 ऑफ v2। अब ये जो ऑब्जेक्ट था जो यहां से आपका मूव कर रहा था, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन मिला, दैट इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू 3 थ्राइस ऑफ v2। ये पहली रिलेशन हमें किससे मिली, स्टेप 1, जो कि हमने किससे यूज किया, कंस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग से। कंस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग से हमें पता लग गया कि दोनों के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है भाई, अब यहां पर वर्क डन के ऊपर में बात कर लेते हैं। तो स्टेप 2, वर्क डन बाई टेंशन कितना होगा, क्योंकि थ्रू आउट हमने सिस्टम को सेम स्ट्रिंग से जोड़ा हुआ है, तो जीरो वर्क डन आ गया स्ट्रिंग के थ्रू, या फिर मैं कहूं टेंशन के थ्रू। ठीक है भाई, अब वर्क डन बाई पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जीज का जो हमारे पास में वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी, तो मुझे या तो वर्क डन पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी कहानी मुझे पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर उसकी हाइट चेंज हो रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंफर्मली चेंज हो रही है। तो मैं 4 kg वाले ब्लॉक की बात करूं तो 4 kg वाला ब्लॉक कितना मूव किया, 2 मीटर मूव किया। 2 मीटर मूव किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, एम जी एच, दैट इज इक्वल टू एम हमारे पास में 4 है, जी हमारे पास में 10 है, एच हमारे पास में 2 आ गया, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये 80 जूल आ गई है। लेकिन क्या इसी की चेंज हुई थी, ये 2 kg भी तो ऊपर जा रहा है ना, और कोई ना कोई उसके अंदर में डिस्टेंस हो रही है, कोई ना कोई उसकी एच भी चेंज हो रही है। अब इसकी तो 2 मीटर चेंज हुई थी, इस वाले की कितनी होगी, दोनों की वेलोसिटी तो सेम नहीं है, इसीलिए मैंने वो वेलोसिटी का रिलेशन निकाला था कि इसकी कितनी चेंज होगी। तो जो दूसरा ब्लॉक था यानी कि v1 जो है वो थ्राइस ऑफ v2 है, तो 2 kg वाला ब्लॉक जो है वो कितना मूव करेगा, वो करेगा 2/3। दोनों के बीच में रिलेशन ये है ना, तो डिस्टेंस की भी ये रिलेशन आएगी मेरे पास में, x1 दैट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ x2। तो x2 अगर मैं दूसरे वाले जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसकी मान लेता हूँ, ये वाला मान लेता हूँ, तो यहां से मेरे पास में क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू x1 बाई में 3 x2। तो x1 की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो 2/3 यानी उसकी डिस्टेंस जो चेंज होगी, ये ब्लॉक जो था वो मेरा मूव कर रहा है कितना, 2 मीटर, इसकी वेलोसिटी अलग है v2, तो वो मूव करेगा 2/3। कैसे हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि उनके बीच में रिलेशन ये था।
ठीक है भाई। तो 2/3 आया, यानी उसकी हाइट चेंज हुई है कितनी, 2/3। 2/3 हाइट वो ऊपर गया, 2/3 मीटर ऊपर गया। तो ये मेरे पास में mgh वाला फॉर्मूला। तो m कितना था यहाँ पर 2 था, g कितना था 10 था, h उसके अंदर में क्या है 2/3। तो यहां से आप कैलकुलेट करो 80। ओवरऑल सिस्टम की चेंज कितनी होगी, 4 kg नीचे आया, 2 kg ऊपर गया। दोनों की पोटेंशियल एनर्जी चेंज इसकी ज्यादा हो रही है, तभी ये इसके अंदर में ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है। तो 80 माइनस में ये कितना आ गया 40 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से आपका जो वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 3 जूल। यानी कि ये वो पोटेंशियल एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो कि चेंज हुई है पूरे सिस्टम में। एक ब्लॉक ऊपर गया और दूसरा ब्लॉक नीचे आया, तो ओवरऑल इंपैक्ट पोटेंशियल एनर्जी का आया 200 डिवाइडेड बाय 3 जूल। और वही एनर्जी इस सिस्टम के अंदर में एक क्या डेवलप कर देगी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब ये काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग। भाई देखो, एक ब्लॉक मेरे पास में 4 kg का है और एक ब्लॉक मेरे पास में 2 kg का है, और दोनों की अलग अलग वेलोसिटीज है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की चेंज हुई है, वही मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होगी उस पूरे सिस्टम के अंदर में वेलोसिटी डालने में। लेकिन हमें कंस्टेंट से समझ में आता है कि दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है, इसकी v1 है और इसकी v2 है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, यानी कि डिफरेंट होगी। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि 200 डिवाइड बाय 3 जूल जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा 1/4 इंटू में 1/2 इंटू में 4, 4 kg वाले ब्लॉक के अंदर में। जो 4 kg वाला ब्लॉक था ये, इसके अंदर में डालने में कितनी वेलोसिटी के साथ में, v1 वेलोसिटी के साथ में। ठीक है भाई। और दूसरे वाले की 1/2 इंटू में 2 इंटू में v2 इस वेलोसिटी के साथ में। और हमें एक रिलेशन बहुत अच्छे से पता है, 1/4 इंटू में 4 3 वी स्क्वेयर आएगा भाई, इसके ना स्क्वेयर आएगा 3v2 का स्क्वेयर, जो हमने पिछले इसी स्लाइड अभी देखा कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये रखा मैंने हाफ इंटू में 2 इंटू में v2 का स्क्वेयर, और ये आया हमारे पास में 200 डिवाइड बाय 3। बस बन गई रिलेशन आपके पास में v2 के अंदर में। जो v2 की वैल्यू आएगी उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो v1 का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप इजीली इसके अंदर में कर सकते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लिया, रीजन बीइंग कि मैं आपको ये समझा सकूं कि ये जो कहानी थी ना, ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किसके अंदर में, सिस्टम के अंदर में, उससे भी आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं कि एक की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, दूसरे की इंक्रीज, और ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया वो रेस्पॉन्सिबल होगा उस सिस्टम के अंदर में काइनेटिक एनर्जी डेवलप करने के लिए। अब क्योंकि हमें समझ में आता है कि यहां पर एक स्ट्रिंग कंस्टेंट चल रहा है, और स्ट्रिंग कंस्टेंट होने की वजह से दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन जो यहां पर कर रहा हूं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर मैंने करी है कि 4 kg वाले में क्या वेलोसिटी आएगी और 2 kg वाले में क्या वेलोसिटी आएगी, क्योंकि डिफरेंट वेलोसिटीज है। अगर सेम मेरे पास में सिस्टम होता है जैसे इन क्वेश्चंस के अंदर में हमने किया, तो कंप्लीट मैं v मान लेता और v ही उसके अंदर में चलता। लेकिन स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो कनेक्ट होने से उनका हमें क्या करना है, कंस्टेंट को यूज करते हुए आगे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो ये क्वेश्चन मेरे लिए आप सोल्व कर दें, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब आपको चीज़ें समझ में आनी लग गई है, कैसे एनर्जी के साथ में खेलते हैं वो समझ में आने लग गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं, इसके अंदर में मैंने एक ब्लॉक दिया है, यहाँ पर मैं एक पुली दे देता हूँ और यहाँ पर भी एक पुली दे देते हैं। ये पुली दे दिया और इसको हमने फिक्स कर दिया। ये स्ट्रिंग जो है भाई सीधी है, यहाँ पे बन नहीं पा रही मेरे से इसके अंदर पेन टैप से, तो कोई नहीं, ये 5 kg का मैंने रख दिया। और यहाँ जो ब्लॉक है यहाँ लटका दिया गया है 2 kg का ब्लॉक। और मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक है 5 kg का, ये 2 मीटर से ड्रॉप किया गया है। तो आपको वेलोसिटी बतानी है सिस्टम की, इसकी मान लेते हैं वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है। तो ब्लॉक 5 kg एंड 2 kg, इनकी वेलोसिटीज आप कैलकुलेट करो। ठीक है, आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 kg वाले की आएगी 80 डिवाइड बाई 11। आप इसको सोल्व करके देखना, अगर आपने बिल्कुल जो अप्रोच आपको सिखाई गई है उसी से कैलकुलेट करेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। देखो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, करना क्या है, 5 kg जो ब्लॉक है, पहले तो आप कंस्टेंट लगाएंगे जिससे आपको रिलेशन पता लग जाएगी कि ये v2 है और v1 है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। क्योंकि वो समझ में भी आ गया होगा कि क्यों जरूरत पड़ती है, फाइनल स्टेप के लिए हमें जरूरत पड़ती है कितना, अगर v2
पहला ब्लॉक कितना मूव किया, दूसरा ब्लॉक कितना मूव करेगा, तो वहां से हमें जरूरत पड़ती है, दो स्टेप पर हमें इस कंस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये हमने कैलकुलेट करी, V1 मेरे पास में आ गया, V2 मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये जो चेंज आएगा इसके अंदर में, जो यहाँ पर मैं आपको हिंट देना चाह रहा था कि जो ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की चेंज होगी, और वो जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी चेंज है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके काइनेटिक एनर्जी डेवलप करने के लिए। और वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से इन दोनों के अंदर में क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है। ये वेलोसिटीज आप कंस्टेंट के थ्रू एक रिलेशन के साथ में डेवलप करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो V2 की वैल्यू मैंने आपको बता दी, V2 ये V2 की वैल्यू आएगी भाई, ये ना, ये वाली जो है V2 की वैल्यू आएगी। ये आप एक बार कैलकुलेट करके देख लो, इसके साथ में जो रिलेशन आएगा आप इजीली उसको कर लेंगे। कंस्टेंट वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताए रखा है कि जहाँ फिक्स पॉइंट है वो जीरो, और जो मूव कर रहा है उससे आप वेलोसिटी चेंज करें कि वो ऊपर लेके जाएगा तो कम करेगा तो नेगेटिव लेनी है उस वेलोसिटी का, और अगर वो बढ़ाएगा तो उसका कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये समझ में आ गया है तो आपका जो एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पावर। तो एनर्जी के साथ में अभी हमने थोड़ा सा खेला है। बहुत से लोगों के डाउट होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर आपके, उसके अंदर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आप जोड़ देते हैं, ऐसा क्यों? क्या आप सिंपल से क्वेश्चन नहीं दे सकते कि MGH लगाओ और क्वेश्चन निकाल दो, आंसर कर दो? भाई यही तो करते हुए आज तक आप लोग आ रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट आप लोग देख भी पा रहे हैं कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चले जाते हैं। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, हमारी साइकोलॉजी होता है ना कि भाई मेरे को जो समझ में आ गया ना, बस वही क्वेश्चन आना चाहिए मेरे एग्जाम के अंदर में। लेकिन इस MGH के साथ में एग्जामिनर खेलता है। इतना सिंपल नहीं है ये फॉर्मूला जितना आप लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। और वेरिएशन आप लोगों ने देख भी लिया होगा कैसे कैसे इसके अंदर में डाल सकता हूँ। ये तो सिर्फ मैंने एक ट्रेलर दिखाया आप लोगों को MGH का। बहुत एडवांस लेवल पर हम लेके जाते हैं इसको, जब IIT JEE की प्रिपरेशन करवाते हैं तो बहुत एडवांस लेवल पर इसके क्वेश्चंस करवाते हैं। कई बार मैं इसमें कोई छल्ला डाल दूंगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग लेवल पर चेंज करवाऊंगा, फिर वहां पे आपको वही अपना फेवरेट 37 वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। तो वेरिएशन बहुत डाल सकते हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में जब भी देखेंगे तो इस लेवल तक आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे जितने भी मैंने अभी आपको करवाए हैं। बस वो ध्यान रखना कि एनर्जी के साथ में खेलना, मतलब वो कहे कि ड्रॉप कर रहा है, यानी कि इसके अंदर में क्या किया, FDX किया मैंने, ये S चेंज किया है, तो S चेंज किया उसके अंदर में कोई ना कोई वेलोसिटी आई होगी, और वेलोसिटी से उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी आएगी। ज्यादा से ज्यादा वो आपसे इसके अंदर में वेलोसिटी पूछ सकता है, और वेलोसिटी से खेलना आ गया आपको कि जितना चेंज हुआ मैं तो सीधा ये यूज करना, कौन सा रेफरेंस लेवल है, कहां से गिरा है मुझे मतलब नहीं है, कितना वो ड्रॉप हुआ है। अगर उसके साथ में कोई दूसरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो उसका कितना चेंज आया, तो वो जो टोटल पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा उसी को भाई मैं कंपेयर कर दूंगा अपने काइनेटिक एनर्जी के साथ में। और काइनेटिक एनर्जी अगर सिंगल ब्लॉक है तो उसके अंदर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और दो ब्लॉक है तो दोनों के अंदर में उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो कंस्टेंट्स के थ्रू वेलोसिटी के रिलेशन आएंगी उनके अंदर में रखते हुए चले जाएंगे, और आराम से अपने क्वेश्चंस को हम खेल लेंगे। तो ये खेल था हमारा किसके साथ में, MGH के साथ में। तो आई होप आपको एनर्जी को लेकर जो केवल एक थ्योरी तक आप लोग समझते थे, इसको छोटे छोटे फॉर्मूलाज तक समझते थे, वो अब हट चुका होगा। वो एक भ्रांति आप लोगों के दिमाग से निकल चुकी होगी, और अब आप एक कॉन्फिडेंट फील करते होंगे अपने आप के अंदर कि हाँ अब मेरे पास में कोई भी क्वेश्चन आ जाए पोटेंशियल एनर्जी को लेकर तो मुझे एक सोच डेवलप करनी है। अच्छा, अर्थ के अंडर में कुछ भी आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए क्या क्या चीज गिवन है। पहले नोट कर लो, स्प्रिंग है, ठीक है भाई, स्प्रिंग वाली चीजें मैं लगा लूंगा। अच्छा, ग्रेविटेशन कुछ हाइट पर गिवन है अर्थ से तो वो भी मैं लगा लूंगा। अच्छा, कोई मेरे पास फ्रिक्शन गिवन है, ठीक है, फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट भी मैं लगा लूंगा। अच्छा, कोई और चीज मेरे पास में गिवन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, वो भी लगा लेंगे। फिर हमारे पास में क्या कोई एनर्जी का जो स्यूडो फोर्स है वो गिवन है, वो भी मैं लगा लूंगा। तो इन सब का यूज करना आपको आना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम तो एक स्टेटमेंट है, लेकिन कैसे आप उसका यूटिलाइज करते हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल लाइन के क्वेश्चन आप डेवलप कर सकते हैं इससे, जो आप बहुत बड़ी डेरिवेशन के साथ में सोल्व करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम उनको एक ही लाइन के अंदर में सीमित रख देती है, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो, और आप थोड़ा सा उसके अंदर में सोच डेवलप कर सकते हैं तो। बस एक फॉर्मूला है और उनको यूज करते हुए चलो आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर में एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसको आप जानते हैं पावर के नाम से।
अब इस पावर को भी जो सिखाऊंगा ना, ये भी एक्सटेंसिव लेवल पर लेके जाऊंगा। हालांकि इसकी जरूरत तो हमें बाद में पड़ेगी, लेकिन जो आप एक कन्वेंशनल तरीके से इस पावर को सोल्व करते हैं ना, कि ठीक है भाई, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, ये मेरे पास में पावर होता है। इसे हट के मैं चीजें पढ़ाऊंगा कि कैसे अपने न्यूमेरिकल्स की अप्रोच को सीखना। जब भी पावर आप लोगों को दिखती है तो उससे क्या आपको मतलब निकालना चाहिए और कैसे उनके क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहिए। देखते हैं इसको। पावर को एक एग्जांपल के साथ में सीखते हैं। लेट अस सपोज कि मेरे पास में एक सरफेस है और इस सरफेस पे मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को रखा हुआ है। ये मान लो मेरे पास में 1 kg है, दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर हमारे पास में 1 kg है, और मुझे दोनों ब्लॉक्स को उठाकर यहाँ पर लेकर जाना है। ओके, मैंने इस ब्लॉक को उठाना शुरू किया और बहुत तेजी के साथ में मैं इस हाइट पर लेके चला गया, यानी कि मैंने h हाइट कवर करी है और बहुत तेजी के साथ में मैं उसको लेके चला गया। ठीक है, अब दूसरा जो ब्लॉक है इसको मैं धीरे 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 ऊपर की तरफ में लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर लेके गया। मान लेते हैं कि इसको यहाँ तक ले जाने के लिए मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ी 100 जूल, और ये मैंने काम कर लिया लेट अस सपोज 10 सेकंड के अंदर में। ओके, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसको भी मैं ऊपर की तरफ में लेके जा रहा हूं और मुझे एनर्जी जो खर्च करनी पड़ रही है वो अपनी 100 जूल खर्च करनी पड़ रही है, और इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं अपने 20 सेकंड। 20 सेकंड में इस ब्लॉक को मैं धीरे धीरे धीरे, मान लो ऐसे था, दोनों ब्लॉक हैं, एक को मैं बहुत तेजी के साथ में ले गया और दूसरे को बिल्कुल धीरे 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 ऊपर की तरफ में लेके जा रहा हूं। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे कि हर सेकंड के अंदर में मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां आपने कहा जी आपको हर सेकंड में 10 जूल एनर्जी की जरूरत है 1 सेकंड के अंदर में, और यहां पर मुझे इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए कितने की जरूरत है, तो यहां आपने कहा 5 जूल पर सेकंड। यानी कि ये जो पर वाला केस है ना, ये मैं बहुत बार रिपीट करूंगा, ये इसके लिए फेमिलियर हो जाओ कि जैसे हमने स्पीड के बारे में बात करी थी तो मैंने कहा था कि 5 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में मैं 5 मीटर मूव कर रहा हूं। इसका मतलब ये होता है, यहां पर मतलब है कि 1 सेकंड में मैं कितनी एनर्जी अपनी खपत कर रहा हूं, कितनी एनर्जी की मुझे जरूरत है। यहां पर 1 सेकंड में मुझे 5 जूल की जरूरत है। तो किसमें मैं फास्ट काम कर रहा हूं, तो जिसमें मैं ज्यादा एनर्जी दूंगा वो काम मेरा, देखो दोनों के अंदर में एच हाइट मुझे कवर करनी है। एक के लिए मैं 10 जूल एनर्जी खर्च कर रहा हूं हर सेकंड में, एक के लिए मैं 5 जूल एनर्जी खर्च कर रहा हूं। तो जिसके लिए मैंने ज्यादा एनर्जी खर्च करी तो मैंने कहा कि इसके लिए मैं क्या किया, यहां पर मेरे लिए क्या हो गई है, ये काम फास्ट हो गया है। और यहां पर मैं इसके साथ में कंपेयर करूं तो ये काम क्या है, एक स्लो है। तो ये जो फास्ट और स्लो है, ये हम एक टर्म है उससे डिफाइन करते हैं अपनी एनर्जी के अंदर में, जिसको आप जानते हैं पावर से। और पावर बेसिकली है क्या, एनर्जी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि यहां पर क्या आ गया, सेकंड। यानी हर सेकंड में मुझे वो पर्टिकुलर काम करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब वो एनर्जी कहां से आएगी, हो सकता है मैं एक्सटर्नली काम कर रहा हूं उससे आए, हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही हो सकता है कोई और एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा हो मेरे पास में, तो ये एनर्जी वहां से आएगी। इसका जो ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे पास में आएगा, ज़्यादा हम फेमिलियर होंगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बार बार हम इसका यूज़ करते हैं। एसी ट्रांसमिशन वगैरह में, ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर में हम इसके ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। अभी सिर्फ एक आपके जो इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर में हम बात कर रहे हैं, तो पावर से रिलेटेड इसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पावर जो है वो आपके दिमाग में आनी चाहिए, अच्छा मेरी कितनी फास्ट या फिर स्लो करने की कैपेबिलिटी है, तो उससे हम डिफाइन करते हैं उसकी पावर को। ओके, अब मैं इसके एक सिंपल से फॉर्मूले जो आप अच्छे से जानते भी हैं उसको मैं लिख देता हूँ। तो जो हमारे पास में इंस्टेंट पावर आती है, जो पावर हम एवरेज पावर की, पावर इंस्टेंट की बात करूँ तो ये होती है हमारे पास में डी डब्ल्यू बाई डी टी। जो वर्क डन होता है, जो काम किया, कितना काम किया, वही उसकी एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली ये आया मेरे पास में डी एनर्जी, कितना एनर्जी के अंदर में चेंज आया पर यूनिट टाइम। तो ये हमें जो मिलती है वो मिलती है उसकी इंस्टेंटली, कितना उसके अंदर में चेंज आया। लेकिन अगर मैं थोड़ी इसके अंदर में लिमिट वगैरह लगाकर बात करता हूँ तो मेरे को अगर एवरेज निकालना हो, पावर एवरेज निकालनी हो, तो पावर एवरेज होती है टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये वो थियोटिकल वही सारी कहानियां जो आप लोग पढ़े हुए हैं वही सिंपल ये बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर में कुछ नया नहीं डाला है। तो डेल कितना चेंज आया, वर्क डन डिवाइड बाय डेल टी। और फाइनली यहाँ से भी हमारे पास में रिलेशन यही निकल के आता है, जब हम लिमिट लगा देते हैं इसके ऊपर में, डेल टी को बहुत छोटा मान लेते हैं, तो रिलेशन निकल के आता है डी डिवाइड बाय डी टी। और यही मैंने आपको ऊपर यहाँ पर समझाया था।
इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझो कि जो हमारे पास में पावर एवरेज निकाल के लेके आएंगे दैट इज चेंज इन एनर्जी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये ध्यान रखना आप लोग। और इसको भी एक थोड़ा प्रैक्टिकल वे में आप सोचें। प्रैक्टिकल वे में सोचने का मतलब ये होता है कि हम कितनी जूल एनर्जी खर्च करेंगे हर सेकंड में। बस ये कहानी ध्यान रखेंगे। और जूल मतलब उसकी एनर्जी। ओके, तो इसकी यूनिट क्या डेवलप हुई मेरे पास में? पावर की यूनिट हुई जूल पर सेकंड। ठीक। और इसी को हम एक दूसरी फॉर्म में भी लिखते हैं वोट में, और इसको जर्नली हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू जो हमारे पास में वोट का एब्रीवेटेड फॉर्म है, डब्ल्यू हम यूज करेंगे। और एक रिलेशन जर्नली आप लोग यूज करते होंगे बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर दैट इज इक्वल टू 746 वोट। ये किताबी ज्ञान आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब आते हैं अपने कम्पिटिटिव ज्ञान की तरफ में। आ जाओ भाई, लपेटते हैं उन क्वेश्चंस को भी, कैसे आपको अप्रोच रखनी है। एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ और उसको सोल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ अपना। मान लेता हूँ कि एक मेरे पास में कोई टैंक है, ये घर का टैंक है आपका, जिसमें पानी हमारा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ये स्टोर हो गया पानी। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक पाइप, एक मोटर लगानी है मेरे को। ये मोटर लगा दी है मैंने, जो डेली आप सुबह उठकर एक नल चलाते हैं ना, मोटर चलाते हैं, वाटर सप्लाई जो हमारे पास में आती है, वहाँ से मैंने इसके ऊपर में नल लगाया। और ये नीचे पानी इसके अंदर में भर रखा है भाई, हमने पूरा टैंक हमारा जो है फिल हो रखा है। और यहाँ से मुझे ऊपर टैंक के अंदर में पानी चढ़ाना है। 3 मंजिला मान लेते हैं हमारी हवेली है, हमारा घर है। 3 मंजिल पर मुझे लेके जाना है। वो तो लगभग हम ये मान लेते हैं कि ये मुझे लेके जाना है 10 मीटर हाइट पर लेके जाना है। यहाँ से मैं 10 मीटर हाइट पर ये कोई मेरे पास में इस वाटर को लेके जाना है। और यहाँ पर कोई मैंने टैप लगा रखा है, कोई नल लगा रखा है। ये मेरे पास में एक नल लगा हुआ है, ये नल मैंने लगाया हुआ है। ठीक है भाई, ड्राइंग थोड़ा सा ऐसे ही बना है इसके अंदर में। ठीक। अब ये नल यहाँ पर लगा हुआ है, तो मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि ये जो नल है इसका एरिया जो है वो यहाँ पर है 0.1 मीटर स्क्वेयर। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो पानी गिरे उसकी वेलोसिटी हो 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो हाइट थी यहाँ से यहाँ तक की, ये नीचे टैंक था मेरे पास में 10 मीटर का टैंक। कितना होगा भाई 10 मीटर? लगभग हमारे पास में 32-33 फीट के आसपास में नीचे ये पानी है। इतना बड़ा टैंक है और इसको मैं ऊपर चढ़ाना चाह रहा हूँ इस 10 मीटर ऊंचाई पर। यानी कि इस पानी को नीचे से और इस लेवल तक मुझे लेके जाना है। और ये पीछे में मैंने क्या लगा दी है, मोटर लगा दी है, जो कि इसके ग्राउंड लेवल पर होगी। तो मुझे ये बताना आपको कि ये मोटर में कितनी पावर की यूज करूं कि पानी जो है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाए। यानी कि बहुत अच्छे फ्लो के साथ में पानी क्या आ जाए, बाहर निकले। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा और इसी में सारी चीजें आप लोगों की डेवलप हो जाएंगी। तो मिनिमम मुझे इस मोटर की कितनी पावर रखनी चाहिए कि मैं पानी को ऊपर तक पहुंचाऊं और एक फ्लो उसके अंदर में डेवलप हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड का। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर एक बार मैं रिमाइंड करवाता हूँ इसको कि ये मोटर लगी हुई है, इस टैंक से मुझे पानी चढ़ाना ऊपर। पानी को यहाँ तक जाएगा और यहाँ से जाने के बाद में ये एक वेलोसिटी जनरेट कर देगा जिसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। और जहाँ से पानी निकल रहा होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वेयर। और दूसरा मैं ये वाटर की जो डेंसिटी है वो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज 1000 kg/मीटर स्क्वेयर ये होती है। ठीक है, होल्ड करो, इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। कैसे सोचते हैं आप लोग, उसके अकॉर्डिंग इसको अपना क्वेश्चन सोल्व करो। मैं आपको सिर्फ इसके अंदर में 2 लाइन के अंदर में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको चाहें अपना जो कन्वेंशनल तरीका है उससे सोल्व करके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग 1.5 से 2 पेज आपके इसके अंदर में भर जाएंगे। चलो शुरू करें। जो मेरी अप्रोच है और जो अप्रोच आपके दिमाग के अंदर में मैं डालना चाहता हूँ, कैसे सोल्व करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पावर के, वर्क एनर्जी पावर जो हमारे पास में चैप्टर है यहाँ से। बाकी तो हम इसके साथ में बहुत खेलेंगे बाद में। यहाँ पर आपको मोटर वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, पानी कितना ऊपर लेके जाएं, कितना फ्लो उसके अंदर में आएगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में रखते हैं। तो देखो, ये पानी मुझे यहाँ से चाहिए बाहर, इस नल से, इस टैप से बाहर चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बना लेता हूँ कि ये पानी यहाँ पर मुझे चाह रहा है, ये बाहर पानी नीचे गिर रहा है, ये टैप से बाहर पानी आ रहा है, ये टैप है ऊपर और टैप से बाहर पानी आ रहा है।
अगर मैं इस टैप की वेलोसिटी देख पा रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है कि ये एक सेकंड में कितना मीटर की लेंथ का पानी मेरे लिए निकाल रहा है। तो ये 10 मीटर की लेंथ का पानी मेरे पास में निकाल रहा है। देखो, ये पानी यहां से आया, फिर ये पानी यहां से नीचे की तरफ में निकलेगा। तो ये हर सेकंड में कितनी लेंथ का पानी निकाल रहा है? तो इस पूरी लेंथ का, ये थ्रू आउट द पाइप, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। बाकी तो हम इसको फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में भी देखेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो कि ये मान लो मेरे पास में एक वाटर टैंक है, सॉरी एक पाइप है, जिसका एरिया मैंने लेंथ मैंने दे दी 1 मीटर है। तो मैंने कहा कि ये लेंथ जो है 1 मीटर नहीं, इसको मैं मान लेता हूँ 5 मीटर मान लेता हूँ। हर एक के टुकड़े मेरे पास में 5 टुकड़े में बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े हमने बना दिए। और मैंने कहा कि ये 1 मीटर पर सेकंड से पानी बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर लेंथ का, इतनी लेंथ में जितना भी पानी है वो बाहर निकल रहा होगा। कितनी देर में? हर सेकंड में। और मुझे क्या चाहिए? हर सेकंड से रिलेटेड कोई ना कोई चीज मुझे चाहिए, यानी कि पावर में कहीं ना कहीं मुझे पर सेकंड का खेल था। और पर सेकंड के लिए मुझे एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी पर सेकंड अगर मैं निकाल लूं तो मेरे लिए क्या आ जाएगी? उसकी पावर आ जाएगी। तो पर सेकंड मुझे पता लग गया कि हाँ, इस पॉइंट को मुझे पकड़ लेना चाहिए यहां पर। तो हर सेकंड में अगर मान लो मैं 2 मीटर पर सेकंड लिखता हूं, तो ये 2 मीटर में जितना भी एरिया पानी था वो सारा बाहर आ रहा है, उतनी लेंथ का पानी मेरे पास में बाहर आ रहा है। तो ये पानी जो 10 मीटर की उसकी जो मैंने हाइट का आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 10 मीटर इस पूरे पाइप का, तो टोटल मेरे पास में 20 मीटर है, लेकिन इसका पूरा टोटल में से 10 मीटर मेरे पास में उसका एरिया, उसमें जितना पानी है वो बाहर निकल रहा है। तो 10 मीटर का मेरे पास में पानी आ गया। अच्छा, तो 10 मीटर की लेंथ में कितना मास उस पानी का होगा? ये पानी भरा हुआ है ना इसके अंदर में, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, तो मेरा मेन मोटिव है कि उसमें से कितना वजन पानी का बाहर आ रहा होगा। तो वजन बाहर आ गया तो मुझे ये पता लग गया कि एक फॉर्मूला होता है mgh। मास मुझे पता लग जाएगा, जी मुझे पता लग जाएगा, एच मुझे पता लग जाएगा, तो मैं उसकी क्या निकाल लूंगा? एनर्जी निकाल लूंगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूंगा। और वही एनर्जी उसकी पावर के अंदर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो, अब ये जो 10 मीटर में था, तो एक फॉर्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स का आता है, उसको आप अभी थोड़ा सा एक बार से रिवाइज कर लेंगे, बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी। रो ए वी, रो मेरे पास में डेंसिटी, ए उसका एरिया, और वी मतलब उसका वॉल्यूम। तो रो यहाँ पर आया मेरे पास में 1000 होता है, एरिया यहाँ पर होता है 0.1, जो 0.1 मैंने इसका दिया आपको, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है बाहर। और वॉल्यूम आपका कितना निकल रहा है इसके अंदर में? वो क्या थी? वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको रिक्वायरमेंट है 10, तो ये 10 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि 1000 kg वाटर जो है, 1000 kg वाटर है, वो हर सेकंड में बाहर आ रहा है। 1000 kg वाटर जो है वो बाहर आ रहा है। ठीक भाई, अगर 1000 kg वाटर मेरे पास में आ रहा है, तो ये पानी जो है वो 1000 kg उठा कौन रहा है? 1000 kg वाटर जो है वो मूव करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? वो मोटर है। ठीक, अब कितना उठाना पड़ेगा उसको? जो 1000 वाटर है, ये यहां तक लाने के लिए उसको नीचे से उठाना शुरू करना पड़ेगा। और 1000 लीटर जीरो से कहां तक पहुंच गया? वेरी गुड, 10 मीटर ये और 10 मीटर ये। तो टोटल उस पानी को मोटर जो है, जो 1000 kg, ताकि उसकी स्पीड कितनी मेंटेन हो जाए? 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो जीरो से लेकर और वो 20 मीटर तक उठाएगी पहले तो जीरो से 20 मीटर लेके जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में एक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ जाएगा, उसके अंदर में एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। तो ये जो पानी यहाँ से, जो पानी यहाँ से, देखो ये जो मैंने ब्लॉक बनाया ना यहाँ पर, ये जो बनाया, ये टैप से बाहर आने वाला है, कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि ताकि मैं 1000 लीटर पानी वहां से निकल जाए हर सेकंड में। तो 1000 लीटर कहीं से, 1000 kg कहीं से आएगा तो सही। तो वो 1000 kg इस मोटर को नीचे से उठाना है। और जो एनर्जी मुझे जरूरत है पर सेकंड उसको उठाने के लिए, वही तो पावर होती है। तो जो एनर्जी इसको नीचे से ऊपर तक लेके जाएगी, तो उतनी पावर तो कम से कम उस मोटर के पास में होनी चाहिए ना, उतनी तो ताकत होनी चाहिए ना। जो मैं हाथ से उठा रहा था, तो इतनी ताकत तो उसके पास में होनी चाहिए ताकि उसको लिफ्ट अप कर सके। तो ये जीरो से और 20 मीटर तक ऊपर उठा के लेके जाएगा। तो यहाँ जीरो था, यहाँ पर उसका 20 मीटर मान लेते हैं। ये टोटल उसने लेंथ जो उठाया वो हमने मान लिया 20 मीटर उठा रहा है वो। तो 20 मीटर उठा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में चेंज कितना आया? तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में चेंज आया उसका, कितना उठाएगा? मास कितना? 1000 kg को उठा के लेके जाएगा।
उसी को तो बाहर निकालना है ना उसको। तो 1000 kg, और जी कितना मेरे पास में 10 है, तो 10 वैल्यू आ गई है। और एच कितना उठाया, उसने उठाया 20, तो आपके पास में आया 2 × 3 = 5, 10⁵ जूल एनर्जी उसके अंदर में आ गई है। अच्छा, ये तो आई एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से पोटेंशियल एनर्जी आपने उठा दी है, तो यहां तक पहुंच गया वो, लेकिन इसके बाद में उसमें फ्लो भी बनवाना है आपको, इस टैप के थ्रू उसके अंदर में फ्लो भी बनवाना है। और ये फ्लो जो आएगा, यानी कि यहां से जो निकल रहा होगा, उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी भी देनी पड़ेगी। और वो देगा कौन, यहाँ पर जो मोटर लगी है वही तो रेस्पॉन्सिबल होगी। भाई इसका काम था, अगर मैं ये मान लेता कि यहाँ से इसने ऊपर उठाया, मैं कह देता भाई इतनी जूल एनर्जी की मुझे मोटर चाहिए हर सेकंड में, इससे मैं निकाल सकता हूँ, काम करवा सकता हूँ। तो वो तो यहाँ तक उठा के छोड़ देगी ना, यहाँ पे तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन ये उठाने के साथ साथ में उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी और डालनी है मुझे। और वो एनर्जी मुझे मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से और वेलोसिटी के साथ में मूव करवाना है, तो थोड़ी एनर्जी और रिक्वायरमेंट होगी मुझे। तो ये तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, जो कि जरूरत थी इसको नीचे से ऊपर उठाकर ले जाने में। और जो दूसरी एनर्जी आएगी, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो रेस्पॉन्सिबल होगी उसके अंदर में फ्लो बनाने की। तो हाफ कितने को लेके जाएगा वो, यहाँ पर हमारे पास में 1000 को मूव करवाएगा, 1000 kg को मूव करवाएगा, ½ mv²। और कितनी वेलोसिटी से, 10 की वेलोसिटी से। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 0.5 इंटू में 10⁵। और यहाँ से आप इन दोनों को ये टोटल एनर्जी मान सकते हैं कि टोटल एनर्जी की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी 2 × 10⁵। इसको मैं कितना आएगा भाई, 3 2 5 यहाँ पर आएगा मेरे पास में। इसको कैलकुलेट करूंगा तो मैं रेशो 5 में कर सकता हूँ, ताकि मैं दोनों को ऐड ऑन कर सकूँ। तो ये आएगा 0.5 इंटू में 10⁵। और यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे 2.5 इंटू में 10⁵। और फाइनली इसको करेंगे आप, हर सेकंड मुझे जरूरत है इतनी एनर्जी मुझे लिफ्ट अप करनी है, इतनी एनर्जी का चेंज करवाना है हर सेकंड के अंदर में। तो ये आएगा आपके पास में 250 किलो वाट। क्या हुआ, चकरा गया दिमाग? कुछ नहीं था भाई, सिंपल था। इस क्वेश्चन के अंदर में मैंने सिर्फ ये चीज डालने की कोशिश करी है कि जो आप सोचते हैं करेंगे, आप अपने कन्वेंशनल मेथड से भी करेंगे तो सोल्व हो जाएगा। लेकिन आपको एनर्जी के साथ में खेलना आना चाहिए कि एनर्जी को कैसे सोचें हम। तो मुझे ये सोच डेवलप हुई कि अच्छा, पर सेकंड वाला खेल मुझे समझ में आ गया। अब पर सेकंड में कितना मास वो उठा सकता है, उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, कितना वजन वो उठा सकता है। और उसको उठाने के बाद में उसको एक पोटेंशियल एनर्जी देने के बाद में उसमें काइनेटिक एनर्जी भी देनी है। तो मास निकल गया तो मेरे लिए सारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। भाई मास तो मेरे पास में आ गया, तो मेरे को पता लगा कि पोटेंशियल एनर्जी इतना उठाएगा, और यहाँ से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी डालेगा, और ये पानी नीचे की साइड में गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन करी, और यहाँ से करने के बाद में हमें पता लगा कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में उसके काइनेटिक एनर्जी देनी है, उन सबको सम अप कर दूं तो टोटल एनर्जी मुझे मिल जाएगी। और एनर्जी वाला खेल मुझे समझ में आ गया, तो पावर हमें समझ में आती है कि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हर सेकंड में मैंने अभी, इसीलिए मैंने इसके ऊपर फोकस डाला था कि पर वाला खेल याद रखना कि कितनी जूल एनर्जी मुझे 1 सेकंड में चाहिए, उसी से मेरी मोटर क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। तो कम से कम इतनी पावर की तो मुझे चाहिए, कितनी, 250 किलोवाट की पावर मुझे चाहिए। इसीलिए आप लोग देखते होंगे आपके घरों के अंदर में जो मोटर लगी होती है, कोई भी बोरवेल वगैरह किया जाता है खेत वगैरह के अंदर में, तो कोई भी जो टेक्नीशियन वहां पर होता है वो कहता है कि अच्छा भाई, इतनी हॉर्स पावर की आप मोटर लिया, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर के लिए आप कन्वर्ट कर लो इसको, कितना हॉर्स पावर बनेगा, 746 से आप डिवाइड करके देख लो, आपके पास में उतनी हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में पावर वाले क्वेश्चन जुड़ते हैं ये। आप मान लो आपके घर के अंदर में मोटर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे पानी जो है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाना है, नीचे मेरे पास में टैंक है, यहाँ से मुझे पानी ऊपर उठा के लेके जाना है, मान लो मुझे 20 फीट ऊपर लेके जाना है, 10 फीट भी ऊपर लेके जाना है। जितने भी ऊपर लेके जाना है वो कैलकुलेट करो, कितने नीचे से उठाना है वो कैलकुलेट करो, कितना मेरे पाइप का साइज है जो साइज 0.1 सेंटीमीटर के आसपास में होता है, आधा इंच 1.5 इंच ऐसे बोला जाता है जनरल भाषा में। वो पाइप का रेशियो आप देखो, कितनी स्पीड के साथ में चाहिए मुझे, वो कैलकुलेट करो। यहाँ पर जो मोटर लगेगी आप नहीं निकाल सकते यार, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो उसके अंदर में। प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में जोड़ो, जो मैंने डेटा आपको प्रोवाइड किया है। वाटर का तो हमें पता है डेंसिटी 1000 kg/m³ होती है, तो ये कैलकुलेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा सा भी ध्यान रख लेंगे। रो हमारे पास में डेंसिटी, एरिया जहाँ से हम एग्जिट करें बर्नौली वगैरह के अंदर में हमें ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मुझे पानी बाहर चाहिए तेज़ी के साथ में, देखते हैं ना कि जो बहुत कई नल जो होते हैं लेवल पर ऊपर रहते हैं तो बहुत धीरे धीरे घूम रहे होते हैं,
या फिर मतलब उनसे पानी बहुत धीरे आता है। और जैसे नीचे आते हैं आप लोग, मतलब आपने 3 मंजिल ऊपर रखी हुई है, तो पहली मंजिल पर देखेंगे तो पानी का फ्लो थोड़ा कम होगा, नीचे आएंगे तो बहुत तेजी के साथ में पानी गिर रहा होता है। तो बेसिकली वो एनर्जी का फ्लो होता है कि उस पॉइंट पर उसके पास में एनर्जी ज़्यादा है, वो ऊपर से दाब उसके ऊपर में लगा रहा है ताकि इजीली पानी जो हमारे पास में नीचे की तरफ में मूव कर जाए। तो एक तेज स्पीड के साथ में, तो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में पावर वाले क्वेश्चन जुड़े हुए थे। तो आगे से जब भी आपको हॉर्स पावर वाले क्वेश्चन मतलब इस तरह के दिमाग के अंदर में आए कि कितनी हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको दिमाग में यह आ जाना चाहिए, अच्छा एक हॉर्स पावर मतलब 746 वोट, 746 वोट की जरूरत। और इसका मतलब है कि 746 जूल एनर्जी हर सेकंड में उस मोटर के पास में होनी चाहिए ताकि वो उठा सके उस पानी को। और फिर ये 746 की रिक्वायरमेंट है या नहीं है मुझे, तो ये मेरी कैलकुलेशन कहाँ से आएंगी, मेरे को पानी कहाँ से कहाँ तक उठाकर लेके जाना है, कितनी हाइट तक मुझे लेके जाना है, और कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप से मुझे उसको लेके जाना है, और कितनी फाइनली मुझे यहाँ पर स्पीड देनी है। तो देखते हैं ना कि जब कोई मकान वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके अंदर में एक जनरल भाषा में हम बोल देते हैं कि भाई जो भी ईंट पत्थर वगैरह लगे हैं, सीमेंट वगैरह लगे हैं, उसकी क्या कर दो, तराई कर दो। तराई मतलब उसके ऊपर में पानी छिड़क दो ताकि वो सीमेंट है वो उसको क्या कर ले, अच्छे से सोख ले पानी को और अच्छे स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो हम छोटी मोटर ले आए, ये प्रेशर अच्छे से नहीं बना पाएगी। हम थोड़ी बड़ी मोटर लेके आएंगे तो जैसे कुएं के अंदर में जो मोटर हम डालते हैं, सबमर्सिबल वगैरह डालते हैं, तो उनका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। और जो हम छोटी मोटर अपने घरों में यूज़ करते हैं उनका फ्लो थोड़ा कम होता है। तो रीज़न बिंग कि उनका पावर बहुत तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो मैंने ये मोटर लगाई, ये पानी ऊपर तक नहीं पहुँच पाया। क्यों नहीं पहुँच पाया? आप देखते हैं ना कि इस हाइट तक जाकर ये रुक जाता है और मंजिल मेरी यहाँ पर थी, क्योंकि भाई आपने जो एनर्जी लगाई थी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्रॉस कर गई है। ऊपर तक मुझे यहां तक लेके जाना है। मेरी मोटर की पोटेंशियल एनर्जी थी कि वो 746, तो मुझे चाहिए, अगर एक हॉर्स पावर का मैंने लगाया तो मैं मान लेता हूं कि 730 तो मुझे चाहिए उसके पोटेंशियल एनर्जी में। ऐसे कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं। और 16 जूल उसके अंदर में पोटेंशियल डेवलप करने अंदर में चाहिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी को डेवलप करने के लिए चाहिए। तो मैंने कहा 746 तो मेरी सारी यहीं यूज हो गई है, और पानी तो मुझे यहां तक लेके जाना है, तो इससे ऊपर उठा ही नहीं सकता। उठाएगा नहीं तो ना तो उसके अंदर में ऊपर पानी पहुंचेगा, ना उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी आएगी। और जब दोनों ही आएंगे तो पानी कहाँ से निकलेगा भाई? देखते हैं ना आप लोग कि इस हाइट तक जाकर वो रुक जाता है पानी, और जैसे नीचे लेके आएंगे तो वो थोड़ा पानी गिरना शुरू हो जाएगा। फिर थोड़ा और नीचे लेके आएंगे तो उसके अंदर में थोड़ा और प्रेशर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर जब पहुंचेगा तो उसके अंदर में मान लेते हैं कि 730 जूल एनर्जी हमने उठाने में लगाई, और 16 जूल एनर्जी थी वो उसके प्रेशर में आ गई है। फिर मैं थोड़ा और नीचे लेके आऊंगा, तो यहाँ पर जैसे लेके आया तो उसके अंदर में मान लेते हैं कि 600 जूल एनर्जी उसकी लिफ्ट अप करने में आ गई काम। और जो बाकी बची कितनी, 146, ये उसके अंदर में एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप करने में आ गई है। तो इसलिए उसका फ्लो क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में हम पावर के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको पावर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो इस वीडियो को, जो अभी मैंने पावर का बताया है, इसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इनकी बार बार हमें रिक्वायरमेंट पड़ती रहेगी। और यहीं पर मैं आप लोगों को ये जो हमारा टॉपिक था, एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, जनरली जो कॉमन से लोग होते हैं वो इसको बोलते हैं वर्क पावर एनर्जी के नाम से। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको उल्टा लिखा, वर्क एनर्जी पावर। तो ये वर्क एनर्जी पावर, पावर तक तब पहुंचेंगे ना जब हमें एनर्जी का पता होगा। ठीक है, तो एक तो इस चैप्टर का नाम थोड़ा सा अच्छे से सीख लें कि क्या हमें इसको बोलना चाहिए। और पावर और एनर्जी के साथ में खेलना आप लोगों को अच्छे से आ जाना चाहिए। लेक्चर काफ़ी लंबा चला गया ये, लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट इसके अंदर में मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी। एनर्जी के साथ में खेलने की आपको मैंने थोड़ा सा फेमिलियर किया है, क्योंकि मुझे बार बार इनके आगे रिक्वायरमेंट पड़ती रहेगी। जब मैं आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तो इसी एनर्जी के खेल का जो हमारे पास में एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको बताया, वर्क एनर्जी थ्योरम बताई है, इन्हीं का हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वो चैप्टर जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है, वो केवल वही समझ पाएगा जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे हम उसकी इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल की। फाइनल का मतलब ये नहीं होता खाली ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, हो सकता है उसके अंदर में कोई स्प्रिंग फोर्स भी रही हो, कोई और अदर फोर्स भी हुई हो, तो सबका सम अप हम उसके अंदर में देखते हैं। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये नहीं है कि केवल एक फ्रिक्शन लग रहा है तो उसी की कैलकुलेशन करने। क्वेश्चन मैंने करवाए, दो अलग अलग फ्रिक्शन की वैल्यू भी आप लोगों को प्रोवाइड करी, और वहां से हमने उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ी। देखो इतना टाइम हो जाता है कि पेन करने लग जाता है, ये जो माइक है इसकी वजह से। आई थिंक थोड़ा सा इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा।
कितना टाइम हो गया भाई हमारी क्लास को? लगभग 1:48। अरे बहुत लंबी खिंची गई क्लास तो। चलो कोई नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू सो मच। एक नया टॉपिक हम इसके अंदर में शुरू करेंगे। पहले सर्कुलर मोशन देखेंगे, हालांकि जो हमारे पास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो जुड़ा होता है इसी चैप्टर के साथ में, वर्क एनर्जी पावर के साथ में, लेकिन मैं उसको अभी स्किप करके सर्कुलर मोशन समझाऊंगा, क्योंकि वहां पर मुझे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर मैं आपको दोबारा से इन्हीं वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ में दोबारा फेमिलियर करूंगा। तब तक आप इसके साथ में बहुत अच्छे से खेल चुके होंगे, अच्छे से इनको समझ चुके होंगे, तो वो समझने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू सो मच।